Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter waves और आज यहां पर बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक और उसका नाम है स्टेशनरी वेव। सो आप सभी लोग हेडिंग डाल सकते हैं स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव्स या फिर हम इन्हें कहते हैं स्टेशनरी वेव का दूसरा नाम हमारे पास में स्टैंडिंग वेव्स भी है। स्टेशनरी वेव्स का दूसरा नाम हमारे पास में स्टैंडिंग वेव्स भी है। स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेशनरी वेव? क्या मीनिंग होता है स्टेशनरी वेव्स? अब वैसे देखा जाए तो इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा स्टेशनरी मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेशनरी? तो आप कहेंगे स्टेशनरी इस वर्ड का मीनिंग होता है एट रेस्ट, बराबर है। तो क्या हम लोग कहीं ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि वेव्स जो रुकी हुई हैं, क्या हमारे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि ऐसी वेव्स जो रुकी हुई हैं या एट रेस्ट हैं उन वेव्स की बात चल रही है? क्योंकि देखो स्टैंडिंग वेव्स मैंने लिखा है, इसका भी मीनिंग क्या है? स्टैंडिंग का मतलब क्या है? आप खड़े हुए हो, यस और नो। तो उसी से रिलेटेड यहां पर एक पॉइंट हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। अब यदि मैं मोर प्रिसाइजली बात करूं तो स्टेशनरी वेव जो है हमारे पास में, ये जो स्टेशनरी वेव्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं, स्टेशनरी वेव्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपरपोजिशन। इस बात को पहले तो दिमाग में बैठाइए, एग्जाम्पल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। अब ये दो वेव्स कैसे आएंगी, क्या आएंगी, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन अभी आपको दिमाग में क्या बैठाना है, स्टेशनरी वेव जो है वो एक एग्जाम्पल ही है किसका? सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव, जिसे हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। लेकिन यहां पे ना थोड़ा सा डिफरेंसेस आपके पास में चलते आ रहे हैं। ये क्या होगा कि यहां पर जो दो वेव ली जाएंगी इनकी एम्पलीट्यूड सेम होगा, सेम एम्पलीट्यूड। तो अब कई लोग बोलेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब हम लोग प्रोडक्शन ऑफ बीट्स पढ़ रहे थे तो वहां पर भी तो एम्पलीट्यूड तो सेम लिया गया था। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जब मैं प्रोडक्शन ऑफ बीट्स की बात कर रहा था तो वहां पर एम्पलीट्यूड सेम था, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या था? स्लाइटली डिफरेंस फ्रीक्वेंसी थी, यस और नो। लेकिन यहां पर क्या होगा? सेम एम्पलीट्यूड तो होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो सेम, फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो सेम। मतलब हम लोगों को यहां पर सेम फ्रीक्वेंसी वाली दो वेव्स के बारे में बात करनी है, ठीक है। स्टेशनरी वेव इज एन एग्जांपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। यहां पर प्रॉपर लिखना पड़ेगा, हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी। अब इसके आगे की चर्चा हम लोग इस प्रकार से करेंगे कि हम लोग जानते हैं वेव्स की एक डायरेक्शन होती है, या तो वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है, माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रही है, किस प्रकार की वेव। क्योंकि हम लोगों ने यहां पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, मैंने सिर्फ इतना बोला कि दो वेव्स का सुपरपोजिशन से आपको स्टेशनरी वेव मिलेगी। तो हो सकता है किसी के मन में कुछ और आ जाए, तो मैंने एक क्लैरिफिकेशन तो दिया यहां पर कि एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, और दूसरा क्लैरिफिकेशन दिया कि फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। जब हम लोग प्रोडक्शन ऑफ बीट्स की बात कर रहे थे वहां पर क्या हुआ करता था कि आपका एम्पलीट्यूड सेम हुआ करता था, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या हुआ करती थी? स्लाइटली डिफरेंस हुआ करती, स्लाइटली डिफर किया करती थी। मतलब N1 और N2 में लगभग 5 हर्ट्ज 10 हर्ट्ज ऐसा कुछ तो भी डिफरेंस हुआ करता था, जिससे हमें बीट्स मिला करती थी। और फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट क्या आया करती थी? कैपिटल N बराबर N1 माइनस N2, यस और नो। जैसे 240 250 हर्ट्ज हैं, दो फ्रीक्वेंसी हैं, एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है। तो हमें यदि बीट्स मिल रहे हैं तो कितने मिलेंगे? 10 हर्ट्ज के बीट्स मिलेंगे, यस और नो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल थी चीजें। तो यहां पर जो मैं स्टेशनरी वेव बोल रहा हूं उसमें भी बिल्कुल वैसी ही चीजें हैं कि भैया सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव्स जब किसी पॉइंट पर पहुंचती हैं तो वहां पर सुपरपोजिशन होगा और जो रिजल्टेंट वेव होगी वो स्टेशनरी वेव होगी। लेकिन यहां पर एक छोटी सी कंडीशन और है, और वो क्या है कि वेव्स, यहां पर जो दो वेव होंगी उसमें क्या होगा कि ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये एडिशनल कंडीशन हो गई, ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि देखो मेरे पास में दो वेव्स का सुपरपोजिशन तो मैं कैसे भी लगवा सकता हूं, लेकिन यहां पर क्या होगा? ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। वहां पर क्या हो रहा था? प्रोडक्शन ऑफ बीट्स में ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन की बात हो रही थी। यहां पर क्लियरली है ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इन पे छोटे छोटे से सवाल बनाए जा सकते हैं यदि एग्जामिनर चाहे तो। लेकिन अभी आप समझिए, दो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाली वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड सेम है,
फ्रीक्वेंसी सेम है, जब वो किसी पॉइंट पर पहुंचती है तो वहां पर ड्यू टू सुपरपोजिशन क्या होता है, आपको जो रिजल्टेंट वेव मिलती है उस वेव को हम लोग कहते हैं स्टेशनरी वेव। उस वेव को क्या कहेंगे बेटा, स्टेशनरी वेव कहेंगे। अब इसमें एक सवाल और उठता है, वो सवाल क्या है कि सर हम लोगों ने वेव के क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, एक होती है ट्रांसवर्स वेव और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो क्या स्टेशनरी वेव में कौन सी दो वेव, तो हम लोग यहां पर एक पॉइंट और बढ़ा देंगे, और वो पॉइंट क्या बढ़ा देंगे, सेम टाइप ऑफ वेव। सेम, देखो ये सब चीजें आपके सामने निकाल रहा हूं मैं, एक एक करते हुए पॉइंट्स यहां पे डालते जा रहा हूं। पहली कंडीशन बस मैंने बताई थी आपको डायरेक्टली, बाकी मैं यहां पर अलग अलग कंडीशन कैसे लेके आ रहा हूं, ठीक है। सेम टाइप ऑफ मतलब ट्रांसवर्स और ट्रांसवर्स, दो ट्रांसवर्स वेव मिलनी चाहिए या दो लॉन्गिट्यूडनल मिलनी चाहिए, तो हमें लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव मतलब जब दो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, जब वो किसी पॉइंट पर मिलेंगी तो भी हमें स्टेशनरी वेव मिलेगी। और दो ट्रांसवर्स वेव जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, उनका एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तब भी आपको क्या मिलेगी, स्टेशनरी वेव मिलेंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, श्योर हैं? ओके, सो अब इसके जो एग्जाम्पल हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर जब मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करता हूं तो ट्रांसवर्स वेव्स हमने पढ़ी थी कहां पर, स्ट्रिंग वाले केस में, और लॉन्गिट्यूडनल मतलब साउंड से रिलेटेड। तो इन्हीं दोनों को हम लोगों को क्या करना है, यहां पर डिस्कस करना है। अब इसमें भी मैं आपको बता दूं टोटल 3 चीजें पढ़नी है, ठीक है। टोटल हमें 3 चीजें पढ़नी है, जिसमें से आज एक पूरी चीज को डिस्कस कर लेंगे। एक होगा, एक हम लोग बात करेंगे स्टेशनरी वेव्स, या फिर एक काम करो स्टेशनरी वर्ड को बार बार कहां लिखूंगा, हटाओ इसको, वेव्स ऑन स्ट्रिंग। जाहिर सी बात है मैं स्टेशनरी की ही बात कर रहा हूं। और दूसरा जो केस होगा वो होगा वेव्स इन पाइप। अब फिर से यदि मैं आगे बात करूं तो इसमें पाइप के फिर से हमें 2 केस पढ़ने होंगे, ओपन बोथ साइड, दोनों साइड से खुला हुआ पाइप, और एक आपको बात करनी होगी क्लोज्ड एट वन एंड, एक साइड से बंद पाइप। तो ये ओवरऑल ये 3 चीजें हमें पढ़नी है इस चैप्टर में, और यहां पर आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि वेव्स ऑन स्ट्रिंग वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पॉइंट रिकॉल करके लाना पड़ेगा, और वो रिकॉल करके लाना पड़ेगा कहां से, रिफ्लेक्शन वाला फंडा। जो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स हमने पढ़ा हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, पूरा लेक्चर किया, एक पूरा लेक्चर उस पे गया था हमारा, यदि याद कर पा रहे होंगे तो वहां पर क्या हो रहा था, क्या चीजें हो रही थी। तो हम लोगों ने बोला कि जब वेव डेंसर मीडियम से या रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर आती है तो वहां पर पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। यस और नो, क्लियर है? और यदि रिजिड बाउंड्री ना हो तो हम लोगों के पास में क्या हो रहा था, फेज डिफरेंस नहीं आता था। यस और नो? तो कुछ वैसी ही चीजों से के बेसिस पर हम लोगों को यहां पर स्टडी स्टार्ट करनी है। तो हम लोग सबसे पहला जो हेडिंग मैंने यहां पर डाला हुआ है, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, पहले इसे पढ़ते हैं। सो गिव द हेडिंग प्रॉपरली। अब ये लिखा नहीं लिखा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो मेन हेडिंग चालू हो रही है वो ये आ रही है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स ऑन स्ट्रिंग। दिस इज द मेन हेडिंग, formation of stationary waves, formation of stationary waves on string, formation of stationary waves on string, ये हमारी पहली हेडिंग है। तो हम लोग अब यहां पर एक पॉइंट आपके दिमाग में आ गया, ऑन स्ट्रिंग की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर क्लियर बात है कि आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसवर्स वेव्स। यहां पर क्लियर हो गया कि मुझे ट्रांसवर्स वेव्स के लिए पढ़ना है। यस और नो? तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो हमने बोला कि जब दो आइडेंटिकल ट्रांसवर्स वेव, अब आइडेंटिकल बोलते ही मेरे दिमाग में एक पॉइंट क्लियर हो गया कि एम्पलीट्यूड सेम है और फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। यहां पर आइडेंटिकल वर्ड का मीनिंग क्या है, एम्पलीट्यूड सेम है और फ्रीक्वेंसी सेम है, क्योंकि आगे मैं बोलूंगा when two identical waves traveling in opposite direction, when two identical waves traveling in opposite direction
इन सेम पाथ, पाथ भी सेम होना चाहिए, नहीं तो पता लगा अपोजिट डायरेक्शन में एक नीचे से जा रही है और एक ऊपर से जा रही है। भाई पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचो। मैंने बोला देखो एक वेव इधर से जा रही है इधर इस डायरेक्शन में, और एक वेव इधर से आ रही है, लेकिन देखो ये नीचे आ रही है, तो क्या यहां पर करवाओगे सुपरपोजिशन? बात को समझिए, मतलब ऐसे नहीं शब्दशः अर्थ नहीं लेना है, उसको समझिए। इसलिए मैंने यहां पर वर्ड को ऐड क्या कर दिया, अलोंग दी सेम पाथ, सेम पाथ पर भी होनी चाहिए। तो सेम पाथ पर होनी चाहिए मतलब एक वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और एक वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, टू आइडेंटिकल वेव ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द सेम पाथ, व्हेन रीच एट वन पॉइंट, व्हेन रीच एट अ पॉइंट, देन व्हाट हैपन, सुपरपोजिशन हैपन्स। क्या होता है? सुपरपोजिशन होता है, और सुपरपोजिशन के फलस्वरूप यहां पर जो रिजल्टेंट वेव बन के आती है वो रिजल्टेंट वेव आपकी स्टेशनरी वेव बन जाती है। बात समझ में आई या नहीं आई? स्टेशनरी वेव बन जाती है। इज इट क्लियर टू यू? यस और नो? मैंने क्या बोला कि व्हेन टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? क्योंकि वेव चलनी चाहिए, यदि चलेगी नहीं तो काम ही नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो जब आपके पास में दो आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव किसी एक ही मीडियम में चल रही होती है, अलोंग द सेम पाथ चल रही होती है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती है, किसी एक पॉइंट पर पहुंच जाती है, और जब किसी एक पॉइंट पर पहुंच जाती है तो वहां पर सुपरपोजिशन होगा। क्या होगा? यहां पर होगा सुपरपोजिशन, और इस सुपरपोजिशन के पश्चात जो रिजल्टेंट वेव आएगी, जो आपकी रिजल्टेंट वेव आएगी वो आपकी स्टेशनरी वेव कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? स्टेशनरी वेव कहलाएगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो, तो अब हम लोग इसके थोड़े से मैथमेटिकल वर्क पे पहले काम करते हैं ताकि हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े। यस और नो? तो मैंने बोला लेट्स से हमारे पास में दो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, और लेट्स से मेरे पास में जो पहली वेव की इक्वेशन दे रखी है y1 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लेट्स से ये मेरे पास में दे रखी है a sin 2 पाई, किसी भी फॉर्मेट में दे सकता हूं। मैंने दे रखा है एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। ठीक है, दिस इज द वेव जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। इसका एम्पलीट्यूड मैंने ए ले लिया, फ्रीक्वेंसी एन ले ली। ये मेरी पहली वेव हो गई। दूसरी वेव है मेरे पास में y2 इज इक्वल्स टू, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, बट डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। दो वेव की इक्वेशन हो गई। एक वेव, ये ऐसी वेव है बेटा, दिस इज द वेव ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अरे भैया अभी तक आपको ये चीजें पहचाननी आती हैं कि नहीं आती हैं? और ये आपकी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। बोलो सही है क्या? दो वेव ले ली, दो आइडेंटिकल वेव ले ली, एम्पलीट्यूड सेम कर दिया। देखो एम्पलीट्यूड सेम, और मेरे पास में फ्रीक्वेंसी सेम, और उन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है और एक ही पाथ पर चल रही है, क्योंकि बाकी पूरी इक्वेशन सेम हो गई। So I have taken two identical simple harmonic progressive wave which are traveling in opposite direction. जब ये किसी पॉइंट पर पहुंचेंगी, जब ये किसी पॉइंट पर पहुंचेंगी तो वहां पर क्या होगा? सुपरपोजिशन होगा। तो भैया मेरे से सुपरपोजिशन क्या कहता है? सुपरपोजिशन सेज दैट y बराबर y1 प्लस का y2। सुपरपोजिशन मेरे से क्या कहता है? y बराबर y1 प्लस का y2। तो कर दो सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन क्या होगा? सुपरपोजिशन होने के पश्चात मैं लिखूंगा y बराबर a साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा प्लस का a साइन 2 पाई एन टी प्लस का एक्स अपॉन लैम्बडा। बोलो, इन दोनों वेव का सुपरपोजिशन। यहां पर कुछ चीजें और मैं आपको रिकॉल करवा दूं। जब सुपरपोजिशन होता है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि भैया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर में जब किसी पॉइंट पर दो या दो से अधिक वेव आती हैं तो हर एक वेव ऐसे बिहेव करती है जैसे मान लो दूसरी थी ही नहीं, लेकिन जो रिजल्टेंट होता है वो उनका वेक्टर सम होता है। रिजल्टेंट जो होता है वो वेक्टर सम होता है। अब यदि वेक्टर सम है तो यहां पर कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो चीजें क्या है? फेज का ध्यान रखना पड़ेगा। यस और नो? तो कई जगह ऐसा भी होगा कि भाई कहीं कहीं ये एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देंगी और कहीं कहीं ये जुड़ जाएंगी, क्योंकि हम लोगों ने इंटरफेरेंस नाम की एक चीज देखी है जहां पर y बराबर y1 प्लस का y2 करके आया था, याद हो तो।
अरे आया था या नहीं आया था? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा था, जब आपके पास में दो वेव्स ऐसी हो जो सेम फेज में हो तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ जाता था, और जब वो अपोजिट फेज में हो या पाई का फेज डिफरेंस हो तो उस समय आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होकर एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता था कि नहीं हो जाता था। लेकिन उनमें एक खास बात थी। क्या खास बात थी? दोनों वेव सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां पर वेव्स की डायरेक्शन अपोजिट है। वेव्स की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। ये फर्क है बेटा। इन देखो, ये छोटे छोटे से जो डिफरेंसेस हैं जिन्हें मैं बताते जा रहा हूं उनको आपको समझना पड़ेगा। यदि ये समझ में नहीं आए, या ये कह दीजिए कि इनको थोड़ा सा रिकॉल करते चलना पड़ेगा दिमाग में, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको पता है कि भैया, जैसे बायो में आपको पता होता है सबसे ऊपर बाल है, नीचे माथा है, उसके नीचे आंखें हैं, फिर नाक है, फिर लिप्स है, फिर इसको क्या बोलते हैं, ठुड्डी, चिन, है ना, फिर गर्दन। यस और नो? कहीं ऐसा देखा है कि पहले पैर आ गए, फिर अचानक से हाथ आ गए, फिर आंखें लग गई, फिर नाक लगा दी? ऐसे तो नहीं करते हो ना? एक सीक्वेंस है कि नहीं है? तो बिल्कुल उसी तरह से आपको भी उन छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। सर ध्यान रखना पड़ेगा इन द सेंस, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप कैसे याद रखते हो? आंखें दो होती हैं, कभी आपने तीन बनाई हैं आंखें? भैया आपसे बोला जाए ह्यूमन बॉडी का डायग्राम बनाओ, आपने तीन आंखें बना दी हैं, चार बना दी, दो आगे दो पीछे। हो सकता है कोई बोले चार आंखें तो मैं ऐसे नहीं लगाऊंगा, एक आगे एक पीछे एक लेफ्ट और एक राइट, चारों तरफ की दुनिया कवर करूंगा मैं। तो ऐसे तो नहीं करते हो ना? ओके, तो वही पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें किस प्रकार से ट्रीटमेंट करना है। इज इट क्लियर टू यू? ओके, यदि ये क्लियर हो चुका है तो बस अब यहां पर आपको थोड़ा सा प्रोसेसिंग करनी है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहां पर ए कॉमन निकल जाएगा। ए कॉमन निकलने के पश्चात आप लिखोगे साइन 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं क्या? रहने दो, बाद में देखूंगा मैं। एक्स अपॉन लैम्बडा प्लस का साइन 2 पाई एन टी प्लस का एक्स अपॉन लैम्बडा। बोलो यस और नो? आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर फिर से वही कहानी आ गई, साइन सी प्लस साइन डी। बोलो कितने लोगों को साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला याद हो चुका है? प्रीवियस लेक्चर में देखा गया है साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। फॉर्मूला याद है क्या? याद है तो अप्लाई कर दीजिए, और जिनको याद नहीं है उनके लिए मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, साइन सी प्लस साइन डी बराबर टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। फॉर्मूला याद हो गया? होना ही चाहिए। चलो, तो भैया हमारे पास में y बराबर आएगा a टू साइन c प्लस डी बाई टू। तो कैसे करोगे? देखो याद करो, c क्या है? देखो, या तो 2 पाई को एज इट इज रहने दो, सिर्फ इनको इनको कर लो, क्योंकि 2 पाई तो दोनों में वैसे भी कॉमन आएगा, क्योंकि आपको c प्लस डी बाई टू करना है ना। तो c में 2 पाई तो साथ में चलेगा कि नहीं चलेगा? इसके साथ में भी और इसके साथ में भी, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने रोका नहीं है। ओके, सो मैं 2 पाई को थोड़ी देर के लिए यहीं रहने देता हूं और लिखता हूं एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा प्लस एन टी प्लस का एक्स अपॉन लैम्बडा होल डिवाइडेड बाई 2। ये तो हो गया साइन के लिए। फिर आप लिखोगे कॉस 2 पाई, है ना? कॉस के साथ में क्या आएगा? 2 पाई और एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा माइनस एन टी प्लस का एक्स अपॉन लैम्बडा होल डिवाइडेड बाई 2। ये आपका साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यहां पर आपने लगा दिया। चलो आगे बढ़ जाओ, तो आप लिखोगे y बराबर a इंटू, अच्छा ध्यान रखना 2 से 2 काट मत देना जल्दबाजी में, 2 साइन 2 पाई। अब देखो, जब ये जुड़ेगा तो x अपॉन लैम्बडा कटेगा, तो nt प्लस nt 2nt और डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये क्या बच जाएगा? nt। तो ये बच गया nt, 2 साइन 2 पाई nt। क्या बच रहा है? 2 साइन 2 पाई nt। और इधर में देखते हैं कुछ बचते हुए क्या नजर आ रहा है, कॉस। अब देखो यहां पर क्या होगा, nt माइनस nt, तो इस बार बेटा nt कटेगा, x अपॉन लैम्बडा माइनस x अपॉन लैम्बडा, तो माइनस 2x अपॉन लैम्बडा 2 से काट लो, तो बेटा ये बच रहा है कॉस 2 पाई माइनस x अपॉन लैम्बडा
और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहां पर एक बहुत ही खूबसूरत सी प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी होगी, यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। साइन में माइनस बाहर आता है, साइन माइनस थीटा होगा तो माइनस साइन थीटा होगा, कॉस माइनस थीटा होगा तो कॉस थीटा होगा, टेन माइनस थीटा होगा तो माइनस टेन थीटा होगा। बेसिक मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं जो मैं बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, तो उन्हीं को यहां पर बता रहा हूं। याद है प्रॉपर्टी या नहीं है? सर वो तो आपका काम है ना याद रखना, हमारा थोड़ी है। ओके वेरी गुड, अच्छी बात है, आ जाओ। मतलब कॉस माइनस को खा जाएगा तो y बराबर आएगा a इंटू टू साइन 2 पाई एन टी कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। बोलो यस और नो। अब इसको जरा हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ओके चलो ठीक है, एडजस्ट करते हैं हम लोग। एडजस्ट करने के पश्चात मैं लिख सकता हूं y बराबर 2a कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इंटू साइन 2 पाई एन टी। ठीक है, ओके चलो, तो अब इसको जरा एडजस्ट करते हैं और आगे बढ़ने पर हमारे पास में क्या मिलता है, जरा देखो इसको क्या मिला है, देखिए फटाफट से। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जब हम डालेंगे तो हमारे पास में बन जाएगा y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई एन टी। ध्यान देखिए क्या लिखा है मैंने, a लिख दिया यहां पर अचानक से, मतलब मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, इस फॉर्मेट में आ गया। अब यहां पर जो a है ना, बेसिकली ये a है इतना बड़ा डेटा, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे प्रीवियस डेरिवेशन किए हुए हैं, कोई अलग बिल्कुल कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। 2a cos 2 pi x अपॉन लैम्बडा, मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं कि हियर, यहां पर आपका जो कैपिटल A है वो है 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्बडा। यस और नो, या kx भी लिख सकता हूं मैं, मतलब बिल्कुल वही है। कई लोग है ना सोच में पड़ गए होंगे स्टार्टिंग में, देखो मैं बताता हूं कैसे। कई लोगों ने सोचा होगा सर ये 2 पाई एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा लिया, क्या सर हम लोग इसको ऐसे लेके काम नहीं कर सकते? कैसे, मैं बताता हूं। कई लोगों के मन में चल रहा होगा कि सर क्या मैं इसे ऐसे नहीं सकता, y1 बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस का kx और y2 बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस का kx लेके बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल आंसर वैसे ही आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोगों को फ्रीक्वेंसी पे डिस्कशन करना है और यहां पर ओमेगा आ रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो इसलिए परेशानी ना हो, इसलिए हम लोगों ने इसको तोड़ के देखो। बेसिकली देखो, यदि मैं इसको लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, y2 बराबर लिखूंगा a साइन, स्मॉल a कर लो, साइन 2 पाई एन टी प्लस का k की जगह आपने लिख दिया 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू एक्स, 2 पाई कॉमन निकाल लिया तो y2 बराबर a साइन 2 पाई और ये क्या बच गया एन टी प्लस का x अपॉन लैम्बडा। है तो वही चीज, कुछ नया नहीं है। जिन लोगों के मन में चल रहा होगा ना सर हर बार एक अलग इक्वेशन ले रहे हैं, तो याद कीजिए वेव की जो इक्वेशन पहले थी आज भी वही है, कल भी वही रहेगी, कोई फर्क नहीं आने वाला है। यस और नो, श्योर हैं? तो अब हम लोग यहां पर जो इधर में पहुंचे हैं वो क्या पहुंचे, y बराबर a साइन 2 पाई एन टी, जहां पर इसको मैंने इस फॉर्मेट में ला दिया, तो ये तो आपको ऐसे नहीं लग रहा है कुछ एसएचएम जैसी इक्वेशन है? एसएचएम जैसी कुछ इक्वेशन है, यस और नो? बिल्कुल सही बात है। मतलब यहां पर यदि मैं और क्लियरली आपसे बोलूं तो मैं ये कहूंगा कि भैया ये है आपकी स्टेशनरी वेव की इक्वेशन जिसके अंदर में a की वैल्यू ये है, या आप चाहें तो y बराबर वही 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्बडा इंटू 2 साइन 2 पाई एन टी, ये आपकी स्टेशनरी वेव की इक्वेशन बन गई है। अब देखो बेसिकली यहां पर है ना कुछ चीजें होने वाली हैं, पता है क्या? मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एप्लीकेशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई किया है, और जब मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहा हूं तो वहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो भी आता है दैट इज द वेक्टर सम, और यदि ये वेक्टर सम है तो इस एम्पलीट्यूड में बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। वो कौन कौन सी, कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, कुछ तो भी ऐसी चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं या नहीं पढ़ के आए हैं? तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, कुछ ऐसी चीजों के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं, तो उन्हीं को हम लोग यहां पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली होता क्या है कि जब आपके पास में ये जो रिजल्टेंट वेव आ रही है जिसे मैं स्टेशनरी वेव कह रहा हूं,
ये वेव दिखती कैसी है? तो भैया ये वेव दिखती है एज अ लूप। किसके फॉर्मेट में दिखती है? लूप के फॉर्म में दिखती है। इसीलिए इसे स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। मतलब वो रुकी हुई सी लगती है। कैसी लगती है? एक ऐसी वेव लगती है जो रुकी हुई जैसी हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टेशनरी वेव का नाम दे देते हैं। ठीक है। अब ये जो वेव बनेगी, ये जो वेव बनेगी, इसको हम लोग डायग्रामेटिकली कैसे बनाएंगे और मैथमेटिकली, और इसमें क्या क्या बचा हुआ है पहले उसको हम लोग खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखो, मैं डायग्रामेटिकली यदि मैं चाहूं तो इसको बनाऊंगा कुछ इस प्रकार से, ये और ये। ठीक है। ऐसी कुछ तो भी डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये लूप्स के फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा और ऐसा लगेगा कि ये लूप्स रुके हुए हैं, ये लूप्स रुके हुए हैं। तो ये यहां पर पॉइंट बनेगा। अब यहां पर क्या होता है, एक बात और, मैं जो इस लूप्स की बात कर रहा हूं, यही लूप आपको फिर से हम लोग ऑर्गन पाइप करके पढ़ेंगे, वहां पर भी देखने को मिलेंगे। ये स्ट्रिंग के ऊपर भी देखने को मिलेंगे। अभी इसका डिस्कशन बहुत बाकी है। अभी आपको लग रहा होगा ये डेरिवेशन खत्म हो गया, मतलब सब कुछ खत्म हो गया। बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ। अभी और आधा पौना 1 घंटा हम लोग यहीं पर बात करेंगे अभी। ठीक है। अब ए जो था वो मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था। ए क्या था मेरे पास में? ए जो था वो मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था। और यदि ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की यदि मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या होता है कि किसी पॉइंट पर, क्योंकि देखो वेव में, वेव इज अ डबली पीरियोडिक फिनोमिना, मतलब मुझे पोजीशन और टाइम दो चीजों के बारे में बात करनी होती है। तो यदि मैं पोजीशन के रिस्पेक्ट में देखूं तो यहां पर एम्पलीट्यूड इतना सा है, जबकि यहां ऐसे आपको काफी बड़ा मिल रहा है, या मैं कहूं ऐसे बना लो भले ही। अरे बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो यहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, यहां तो जीरो है। यस और नो? तो जब ऐसे जो पॉइंट्स बनते हैं, इन्हें एक नाम दिया गया है यहां पर, और वो नाम है बेटा नोड एंड एंटी नोड। यहां पर क्या हो रहा है, दो पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं जो काम के पॉइंट है। नोड वो पॉइंट है वेयर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज जीरो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज जीरो। और एंटीनोड, एंटीनोड ये वो पॉइंट है जहां पर आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। क्या है बेटा? मैक्सिमम है। तो ये मैक्सिमम वाला पॉइंट हो गया। तो अब नोड को मैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर देता हूं, एंटी नोड को मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो इसके अंदर मैं देखने पर मुझे देखो ये वाला पॉइंट नोड मिलेगा, ये वाला पॉइंट नोड मिलेगा, ये वाला पॉइंट नोड मिलेगा, और यहां एंटी नोड मिलेगा, यहां एंटी नोड मिलेगा, यहां एंटी नोड मिलेगा। अब यहां पर देखो सर, जो आप दो वेव्स की बात कर रहे थे वो कहीं आपने दिखाई नहीं है। तो मैं कहता हूं कि भैया देखो, एक वेव ऐसे जा रही है और एक वेव ऐसे आ रही है। ऐसा कह लो ये ब्लैक वाली नीचे से ऐसे जा रही है, ब्लू वाली नीचे से ऊपर ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही है, और रिजल्टेंट आपको इसे लूप्स के फॉर्मेट में मिल गया। इस लूप्स के अंदर में नोड और एंटी नोड नाम के दो नई टर्मिनोलॉजी आ गई हमारे पास में, जिनको हमें अभी यहां पर डिस्कस करना है। नोड क्या है? नोड स्टेशनरी वेव के अंदर में वो पॉइंट है, ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूं। नोड जो है वो स्टेशनरी वेव के अंदर में वो पॉइंट है जहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो है, और एंटी नोड स्टेशनरी वेव का वो पॉइंट है जहां रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। ध्यान क्या रखना है, नोड और एंटी नोड्स आर पॉइंट्स। क्या है? पॉइंट्स। और आप कह सकते हो पोजीशंस। क्या है ये? या तो पॉइंट्स बोलो या पोजीशंस बोलो। ऑन व्हाट? वेव नहीं, स्टेशनरी वेव्स। किस पर हैं ये पॉइंट्स? स्टेशनरी वेव्स पर लिए गए पॉइंट्स हैं। इतना दिमाग में होना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि नोड कब बनेगा, एंटी नोड कहां बनेगा, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? तो भैया हम लोगों को आगे की कहानी को शुरू करना है, कंडीशन फॉर नोड्स एंड एंटी नोड्स। तो सबसे पहले बोलो कौन सी करवा लें, जो आपको उचित लगे। तो हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं
कंडीशन फॉर एंटीनोड्स, कंडीशन फॉर एंटीनोड्स। भैया देखो एंटीनोड का, एंटीनोड क्या था? एंटीनोड्स आर द पॉइंट्स और पोजीशन ऑन स्टेशनरी वेव, ठीक है। और यदि स्पेसिफिक मोर करेक्ट वे में मैं बोलने की कोशिश करूं, द पॉइंट्स इन द मीडियम या द पॉइंट्स ऑफ मीडियम, क्योंकि देखो वेव जो चल रही है वो मीडियम के अंदर में ही चल रही है, तो उस मीडियम के ही पॉइंट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं। द पॉइंट्स ऑफ मीडियम, द पॉइंट्स ऑफ मीडियम विच वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। देखो एक ही शब्द के लिए अलग अलग डेफिनेशन दे रहा हूं, बेसिकली ये आपके क्वेश्चंस तैयार होते हैं इन पर छोटे छोटे से, ठीक है। द पॉइंट्स ऑफ मीडियम विच वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स आर कॉल्ड एज एंटीनोड्स। अब देखो यदि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की यदि यहां पर भी बात आ चुकी है, तो इसका मतलब कैपिटल ए शुड बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2a के बराबर। बोलो सही है क्या? बिल्कुल वही चीज है जो प्रीवियस लेक्चर में करी है। तो क्या मैं थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा लूं? a बराबर प्लस माइनस का 2a, तो a की वैल्यू क्या हुआ करती थी? 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्बडा बराबर प्लस माइनस 2a। 2a ने 2a को मार दिया है ना, तो आगे क्या बनेगा बोलो? आपके पास में बचेगा cos 2 पाई x अपॉन लैम्बडा बराबर प्लस माइनस का 1। यदि ये बचता है तो आप देखिए यहां पर क्या वैल्यू हो सकती है, cos की वैल्यू +1 या -1। बोलो कहां कहां पर आपको देखने को मिलेंगी प्लस माइनस 1 वाली वैल्यू? cos 0 +1, cos पाई -1, cos 2 पाई +1, cos 3 पाई -1, cos 4 पाई, cos 4 पाई, है ना। बिल्कुल वही चीजें चल रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि क्या मैं इन्हें cos p पाई बोल दूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग पहले करते आ रहे थे? यस, मतलब मैं कह सकता हूं देयरफॉर cos 2 पाई x अपॉन लैम्बडा विल बी इक्वल्स टू cos p पाई। cos p पाई, फिर से क्या कहानी बढ़ेगी आगे? cos से cos खत्म, तो आपके पास में आएगा 2 पाई x अपॉन लैम्बडा बराबर p पाई। तो आपको तो पोजीशन चाहिए। ये देखो हमने क्या बोला था, याद करो। नोड और एंटीनोड सब पॉइंट और पोजीशंस ऑन स्टैंडिंग वेव, जो हम लोग बात कर रहे हैं, जहां पर एम्पलीट्यूड 0 या मैक्सिमम है, तो मतलब आपको x के बारे में चर्चा करनी है। तो जब x के बारे में चर्चा करनी है तो भैया यहां पर पाई से पाई कट जाएगा और x का आंसर आएगा कैसे? लैम्बडा p डिवाइडेड बाई 2। तो आपको मिल रहा है x बराबर p टाइम्स लैम्बडा बाई 2, p टाइम्स लैम्बडा बाई 2। अब p की वैल्यू क्या है आपके पास? 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो आप यदि रखना चालू करोगे, सो इट इंप्लाइज यू कैन से दैट x बराबर आएगा 0 पर, लैम्बडा बाई 2 पर, 2 लैम्बडा बाई 2 पर, 3 लैम्बडा बाई 2 पर, 4 लैम्बडा बाई 2 पर। 4 लैम्बडा बाई 2 को आप 2 लैम्बडा भी कह सकते हो। तो इसका मतलब यह है कि आपको जो एंटीनोड्स मिल रहे हैं, आपको जो एंटीनोड्स मिल रहे हैं वो कहां मिल रहे हैं बेटा? x बराबर 0, लैम्बडा बाई 2, 2 लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2 एंड सो ऑन। यस और नो? तो अब आप आ जाइए वापस से। तो भैया देखो सर कैसे पता लगा 0 वगैरह? तो आप देखिए ये आपका वो पोजीशन जहां से एक वेव स्टार्ट हुई थी, बराबर है। तो यहां पर आपको एंटीनोड मिला, उसके बाद में कहां मिल रहा था? देखिए ध्यान से देखिए, आपको मिल रहा था लैम्बडा बाई, अरे और आगे, हाँ लैम्बडा बाई 2। एक काम करूं वापस से डायग्राम बना लूंगा, इसी डायग्राम में यहां पर समझाने में भी आसानी रहेगी। चलो ठीक है, मैंने बना दिया यहां पर डायग्राम।
टिंग टिंग टिंग। ठीक है, डायग्राम बनाने में कौन सा टाइम लगेगा? ठीक है, ये रहा एंटी नोड, ये रहा एंटी नोड, ये रहा एंटी नोड। अब देखो, एक वेवलेंथ की यदि मैं बात करूं तो यदि मैं यहां से स्टार्ट हुआ हूं तो ये मेरी यहां तक की एक वेवलेंथ है, मतलब ये डिस्टेंस लैम्बडा है। तो यहां से लेकर के इसके पश्चात देखो लैम्बडा बाई 2 डिस्टेंस पर आपको फिर से एक एंटी नोड मिल गया। अगला देखो 2 लैम्बडा बाई 2 बराबर लैम्बडा, और ये वो डिस्टेंस है जहां पर आपको फिर से एक एंटी नोड मिल गया। यस और नो? क्या ये बात समझ में आ गई? 2 लैम्बडा बाई 2, भाई देखो 0 लैम्बडा बाई 2, 2 लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2 एंड सो ऑन। तो मैंने बोला यहां पर आपको एंटी नोड मिल गए। अब एक पॉइंट और देख लो कि जो दो एंटी नोड हैं, जो मेरे पास में दो एंटी नोड्स हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है? तो मैं कह सकता हूं इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। तो हम लोग कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सीसिव एंटीनोड्स, सक्सीसिव एंटीनोड्स इज लैम्बडा बाई 2। ये क्वेश्चन है बेटा, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ना, ये एक क्वेश्चन है एंड नथिंग एल्स। क्लियर है और नहीं है? ओके, चलो मैंने क्या सीखा? एंटी नोड के बारे में पूरा पढ़ लिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और अपने नोड्स वाले सेक्शन पर चलता हूं। मतलब मेरी अगली बात जो मुझे करनी है वो करनी है कंडीशन फॉर नोड। तो बेटा नोड वो पॉइंट थे जहां पर आपका एम्पलीट्यूड क्या आ रहा था? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 आ रहा था। और यदि 0 की मैं बात करूंगा मतलब 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्बडा शुड बी इक्वल टू 0। यस और नो? ओके, चलो मैंने 0 करते ही मेरे पास में क्या आ जाएगा? 0 कहां कहां पर आएगा? तो यदि मैं 0 की बात करता हूं तो cos पाई बाई 2 पर आपको मिलेगा, cos 3 पाई बाई 2 पर मिलेगा, cos 5 पाई बाई 2 पर मिलेगा। यस और नो? भाई 0 cos की वैल्यू 0 कब होती है? cos पाई बाई 2, cos 90, 100, 270। यस और नो? तो वही चीजें हैं पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल। तो इसको मुझे इसी फॉर्मेट में जाकर के लिखना पड़ेगा। तो जरा लिख दीजिए बेटा फटाफट से। तो मेरे पास में ये हो जाएगा 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्बडा। एक्चुअली तो 2a को भी हटा देना चाहिए, है ना? ये 2a को भी हटा दीजिए। सर ये क्यों हटा दिया अचानक से? पहले तो लिखा हुआ था। क्यों? देखो ये 2a इधर में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो cos 2 पाई x अपॉन लैम्बडा बराबर 0। तो आप कह सकते हो अगले स्टेप में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, cos 2 पाई x अपॉन लैम्बडा बराबर cos 2p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और लैम्बडा। यस और नो? सॉरी लैम्बडा नहीं, पाई। 2p माइनस 1 पाई बाई 2, हाँ सही हो रहा है। 2p माइनस 1 पाई बाई 2। ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो मैं ऐसे लिख देता हूं भैया, नहीं तो कई लोग है ना कंफ्यूज रहेंगे ये कहां से आ गया करके। लो इसको हटाओ पूरे को, लो लिख देता हूं cos 2p माइनस 1 पाई बाई 2। ठीक है, अब तो खुश? चलो अब क्या करो, cos से cos खत्म, तो आपके पास में क्या आएगा? 2 पाई x अपॉन लैम्बडा बराबर 2p माइनस 1 पाई बाई 2। यस और नो? तो आपने बोला सही बात है। चलो पाई से पाई कैंसल, 2 इधर आएगा, इसको जरा एडजस्ट कर लो तो x की वैल्यू आएगी 2p माइनस 1, 2p माइनस 1 लैम्बडा बाई 4, लैम्बडा बाई 4। यस और नो? अब p की वैल्यू रखना चालू करो यहां पर भाई, p की वैल्यू रखना चालू करो। p की वैल्यू आप क्या रख सकते हो? 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे एंड सो ऑन। यहां पर बेसिकली 1 से ही चालू करोगे, नहीं तो माइनस में तो पीछे चला जाएगा। हालांकि मिल तो वहां पे भी रहा है आपको जो मैंने वेव बनाई थी, लेकिन यहां पर देखो 1 से यदि रखना चालू करोगे तो कहां पे मिलेगा? लैम्बडा बाई 4 पे मिलेगा। फिर अगला 2 रखोगे, 2 2 जा 4 माइनस 1
3 लैम्बडा बाई 4 पे मिलेगा। मतलब मुझे जो नोड्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं लैम्बडा बाई 4 पर, 3 लैम्बडा बाई 4 पर, अगला आ रहा है 5 लैम्बडा बाई 4 पर, 7 लैम्बडा बाई 4 पर। ये क्या है? ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर आपको नोड्स मिल रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा मिला है क्या? तो उसको जरा जाके चेक कर लेते हैं। कहां गया डायग्राम? देखो, ये आपकी जीरो पोजीशन है, यस और नो। अब इसके अंदर में यदि मैं बात करता हूं, देखो जीरो के बाद में लैम्बडा बाई 4, क्योंकि देखो ये आधा लैम्बडा बाई 2 है इतना सारा, तो ये इसका आधा हो जाएगा तो लैम्बडा बाई 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद में इस वाली पोजीशन को देखो, क्या ये 3 लैम्बडा बाई 4 की है, क्या ये 5 लैम्बडा बाई 4 की है? पोजीशंस को ध्यान से देखो, आपको काम हो जाएगा। एक वेव को बना के देखो दोनों में से, तब आपको और ज्यादा क्लियर आइडिया मिलेगा। ये क्या नोड्स और एंटी नोड्स की जो कंडीशन थी वो आपको मिल चुकी है, यस और नो। तो मेरा यहां पर पॉइंट फिर से वही आता है, वो ये है कि भाई देखो, जो दो आपके नोड्स मिल रहे हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो, यस और नो। तो आपको कितना मिलेगा? 3 लैम्बडा बाई 4 माइनस लैम्बडा बाई 4, 2 लैम्बडा बाई 4 मतलब लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 4 माइनस 3 लैम्बडा बाई 4 करो तो फिर से 2 लैम्बडा बाई 4 मतलब लैम्बडा बाई 2, 7 लैम्बडा बाई 4 माइनस 5 लैम्बडा बाई 4 मतलब 2 लैम्बडा बाई 4 मतलब लैम्बडा बाई 2। मतलब ये है कि भैया डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सीसिव नोड्स बोलो कितनी आ रही है? तो आपका आंसर है लैम्बडा बाई 2। आंसर क्या है? लैम्बडा बाई 2। क्या यही आंसर आपको डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड्स भी मिल रहा था? बिल्कुल यही आंसर आपको वहां पर भी देखने को मिल रहा था जो यहां मिल रहा है। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज आल्सो लैम्बडा बाई 2, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड्स इज आल्सो, आंसर इज लैम्बडा बाई 2। बट यदि मैं बात करूं यहां पर डिस्टेंस बिटवीन एडजासेंट आजू बाजू वाले नोड एंड एंटी नोड, जो आजू बाजू वाले नोड और एंटी नोड हैं उनके बीच की डिस्टेंस की यदि मैं बात करूं, सो आंसर विल बी लैम्बडा बाई 4। अगेन इट इज आल्सो अ क्वेश्चन एंड नथिंग एल्स। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, आंसर आपको आने चाहिए। और ये सारे आंसर किसके लिए चल रहे हैं? स्टेशनरी वेव के लिए यहां पर आंसर चल रहे हैं। क्या ये पॉइंट्स क्लियर हो गया? श्योर है? सो इस प्रकार से हम लोगों ने स्टेशनरी वेव को यहां पर डिस्कस किया है। अब इस स्टेशनरी वेव की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में हम लोगों को यहां पर एक बार देख लेना चाहिए। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव्स की प्रॉपर्टीज। सबसे पहली बात, जब कभी भी हम लोग प्रॉपर्टीज लिखते हैं तो यहां पर शुरुआत कहां से करते हैं? डेफिनेशन से ही करते हैं। तो भैया डेफिनेशन वाला पॉइंट आप बोल दीजिए कि स्टेशनरी वेव कहां से शुरू होती हैं? जब आपके पास में दो आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, एंड ट्रैवलिंग अप इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द सेम पाथ, एक ही पाथ पर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती हैं। तो ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू वेव्स, अब ये वेव ट्रांसवर्स भी हो सकती है और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे थे वो प्रॉपरली स्ट्रिंग के ऊपर कर रहे थे। मतलब हम लोग ट्रांसवर्स वेव्स को लेकर के अभी डिस्कस किए हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को लेकर के भी डिस्कशन करना है लेकिन वो बाद का मुद्दा है। अभी तो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स को खत्म करते हैं। तो यहां पर प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएंगी? ये आपको स्टेशनरी वेव्स बनाएंगी, यस और नो। तो मैंने बोला सही बात है, क्लियर है। क्या मैं डेफिनेशन लिखूं यहां पर वापस से या आप खुद से कर लेंगे? ओके, चलो प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करते हैं। हालांकि कई लोगों के मन में आ रहा होगा लिख दो सर। एक काम करता हूं, लिख देता हूं, चलो थोड़ा सा ही टाइम जाएगा लेकिन क्या है, आप लोगों को अच्छे से याद भी हो जाएंगी। when two identical simple harmonic progressive waves having
same amplitude and frequency, same amplitude and frequency traveling in an opposite direction along the same path सेम पाथ पर ट्रैवल कर रही होती हैं, तो यहां पर along the same path interfere and produces लूप टाइप स्ट्रक्चर। लो भाई डेफिनेशन को और थोड़ा सा बदल दिया, लूप टाइप स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, ठीक है, डेफिनेशन काफी हद तक। अब देखो थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आपको हमेशा देखने को ही मिलेगा, यस और नो। ओके, ये हो गई आपकी डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज का पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट जो मैं यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं वो क्या है कि जब कभी भी किसी भी मीडियम में स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, तो यहां पर आपके एम्पलीट्यूड किन्हीं पोजीशंस पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, किन्हीं पोजीशंस पर एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। उन्हें एंटी नोड्स एंड नोड्स कहेंगे। ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी वाला पॉइंट हो गया। तो सेकंड प्रॉपर्टी में क्या करूंगा कि जब आपकी व्हेन स्टेशनरी वेव इज अ प्रोड्यूस, व्हेन अ स्टेशनरी वेव इज प्रोड्यूस, जब कभी भी आपकी स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है, व्हेन स्टेशनरी वेव इज प्रोड्यूस्ड। हिंदी मीडियम प्रगामी तरंग और अप्रगामी तरंग, ये कौन सी होती है? स्टेशनरी वेव का मतलब है अप्रगामी तरंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कई लोग हिंदी मीडियम वाले तो सोच रहे होंगे सर ने अभी तक हिंदी भी नहीं बताई, हम तो कैसे आगे बढ़े। यस, वैसे वर्ड से मीनिंग समझ में आ जाता है हम लोगों को। तो अप्रगामी तरंग, उनके गुणधर्मों के बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, अप्रगामी तरंगों के गुणधर्म। ठीक है, मैं हिंदी साथ में बताते भी चल रहा हूं, तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि जब आपकी अप्रगामी तरंग उत्पन्न होती है, व्हेन अ स्टेशनरी वेव इज प्रोड्यूस्ड, देन मीडियम इज डिवाइडेड इनटू व्हाट? अल्टरनेट। यहां पर क्रेस्ट और ट्रॉफ्स या कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन नहीं आएंगे। यहां पर क्या होगा? एंटी नोड्स एंड नोड्स एंड एंटी नोड्स लिखना चाहिए था, चलो ठीक है। एंटी नोड्स एंड नोड्स वो पॉइंट है बेटा जहां पर आपका एम्पलीट्यूड मिनिमम है या जीरो है, और एंटी नोड्स वो पॉइंट है जहां पर आपका एम्पलीट्यूड या परिणामी आयाम मैक्सिमम है। ठीक है, और क्या पॉइंट पढ़ सकते हैं हम लोग यहां पर? डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड्स, बोलो कितनी आती है? λ/2। डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव एंटी नोड्स, बोलो फटाफट, λ/2। बोलो अगला पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन एडजासेंट नोड एंड एंटी नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी λ/4। ये यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? अच्छा, यहां पर ध्यान रखो, यदि आप लोगों ने वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे तो यहां पर वहां पर हम लोगों ने बात करी थी कि एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, यस और नो, पढ़ा था। लेकिन यहां पर अब पॉइंट्स को ध्यान दीजिए। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि यार स्टेशनरी वेव जो होती है वो एक स्टैंडिंग वेव है, और यदि ये वेव स्टैंडिंग वेव है तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो वेव होती है वो लोकलाइज रहती है, मतलब उसी जगह पर खड़ी रहती है। आगे और मैं दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए। कि तो यहां पर क्या होता है कि एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है। तो मैं क्या लिखूंगा? 6 नंबर है ना, शायद होगा, सिंस
स्टेशनरी वेव जो होती है आपकी, स्टेशनरी वेव जो होती है वो आपकी कैसी होती है बेटा? स्टैंडिंग वेव होती है, एक खड़ी हुई वेव होती है। इट मींस क्या हो गया कि आपकी जो स्टैंडिंग वेव है रिमेन्स लोकलाइज्ड, मतलब लोकल की तरह हो जाती है, एक तरह से एक जगह पर खड़ी रह जाती है। सो हम लोग कहेंगे देयरफॉर नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफर यहां पर नहीं होगा, एनर्जी का ट्रांसफर यहां पर नहीं होगा। यस और नो? ओके। अच्छा, और कुछ पॉइंट मेरे दिमाग में आते हैं कि वो क्या है कि जैसे हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वे में बोला था कि इट इज अ डबली पीरियोडिक फिनोमिना, तो क्या ये डबली पीरियोडिक फिनोमिना है? तो बिल्कुल बेटा, स्टेशनरी वेव इज ऑल्सो डबली पीरियोडिक फिनोमिना, डबली पीरियोडिक फिनोमिना। यहां पर भी आपके T और X आ रहे हैं, तो ये भी आपका एक डबली पीरियोडिक फिनोमिना है। ऐसा नहीं है कि एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है तो फिर हम लोग बोलेंगे ये शायद सिंगल हो गया, सिर्फ पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। नहीं बेटा, यहां पर भी सब कुछ हो रहा है। अच्छा, क्या यहां पर भी वो SHM वाला है या नहीं है? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है, यहां पर भी SHM जैसी कुछ सिचुएशन हो रही है। यहां पर और कुछ पॉइंट और आ जाते हैं, जैसे मैंने यहां पर बोला वो लूप बनते हैं। क्या बनते हैं? लूप बनते हैं। तो यहां पर लूप के लिए कुछ पॉइंट निकल के आते हैं, जरा उनको देखते हैं। ऑल दी पॉइंट्स इन अ लूप, जो एक ही लूप की बात कर रहे हैं हम लोग, एक लूप पूरा वाला जो एक लूप है, ऑल दी पॉइंट्स इन अ लूप या वन लूप वाइब्रेट इन सेम फेज, सेम फेज वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब ये भी ऑसिलेशन कर रहे हैं, लेकिन इनका जो फेज है वो क्या होगा? सेम फेज में होंगे। और यदि एडजासेंट लूप में हम लोग चले गए तो क्या होगा? तो हम लोग कहेंगे पार्टिकल्स ऑफ एडजासेंट लूप, पार्टिकल्स ऑफ एडजासेंट लूप, बाजू वाले लूप के जो पार्टिकल हैं, पार्टिकल्स ऑफ एडजासेंट लूप आर आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज इस वर्ड को मैंने पहले भी समझाया है। आउट ऑफ फेज इसका मतलब यह है कि भैया आपका जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है? तो फेज डिफरेंस पाई का होता है। फेज डिफरेंस कितने का हो जाएगा? पाई के फेज डिफरेंस की यहां पर बात करी जा रही है। यस और नो? क्लियर है? श्योर है? ओके, चलो। सो इस प्रकार से हम लोगों ने स्टेशनरी वेव की प्रॉपर्टीज पढ़ ली। एक बार और आप इनको देख लीजिए बेटा। कहां से? यहीं से चालू करिए, डेफिनेशंस। ओके, नहीं डेफिनेशन वाला पॉइंट, काफी लंबी डेफिनेशन लिखी है मैंने, काफी कोशिश करिए अच्छी सी हैंडराइटिंग लिखने की, लेकिन जितनी हो पाई है उतना, क्योंकि यदि थोड़ा सा स्पीड अप नहीं लिखूंगा, सजा धजा के लिखूंगा तो स्पीड बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब देखो, अभी तक हम लोग उस मेन मुद्दे पर नहीं आए हैं जहां पर हम लोगों को और चीजें पढ़नी है। मैं जैसे बताऊं, जो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, यहां तो सिर्फ हम लोगों ने क्या किया है, एक स्ट्रिंग के ऊपर में स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस कर दी है, लेकिन उसको एनालिसिस नहीं किया। अभी तो सिर्फ मैंने इतना करके छोड़ दिया है। ठीक है, इतना तो आप लोग वैसे ही कर सकते हैं। इक्वेशन आ जाएगी 2a cos 2 x अपॉन लैम्बडा साइन 2 nt, सब चीजें दी हुई होंगी, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। प्रॉपर्टीज वगैरह पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब यहां पर ना कुछ छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजीज आने वाली हैं, यहां पर कुछ छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजीज आने वाली हैं, और वो टर्मिनोलॉजीज जो है वो रिलेटेड हैं आपके किससे? मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग से। और वो टर्मिनोलॉजीज का नाम है आपका हार्मोनिक्स और ओवरटोन, ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं। ठीक है, तो आपको बात करनी है अभी हार्मोनिक्स। ये एक छोटा सा पॉइंट है, बेसिकली हम लोग कुछ डेफिनेशंस को कवर कर रहे हैं यहां पर। क्या पॉइंट है? हार्मोनिक्स। क्या होते हैं हार्मोनिक्स? बेसिकली यदि मैं बात करूं हार्मोनिक्स, तो हार्मोनिक्स क्या है? हार्मोनिक्स आर ऑल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज एंड देयर इंटीग्रल मल्टीपल्स आर कॉल्ड एज हार्मोनिक्स। हार्मोनिक क्या है?
हार्मोनिक जो टर्मिनोलॉजी है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और उसके इंटीग्रल मल्टीपल से रिलेटेड है। फिर से मैं बोल रहा हूं, हार्मोनिक वर्ड इज रिलेटेड विथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड इट्स इंटीग्रल मल्टीपल। अभी आपको यहां पर थोड़ा सा ऐसा लगेगा कुछ अजीब सी टर्मिनोलॉजी आ रही है, लेकिन आगे चल के जब हम लोग प्रॉपर हार्मोनिक कौन सा आ रहा है और ओवरटोन कौन सा आ रहा है, इस पे सवाल बनते हैं, बकायदा हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अभी तो पहले बेसिक सीख तो ले, सीखने से पहले न्यूमेरिकल कैसे कर लेंगे, यस और नो? ओके, तो भैया हम क्या बोल रहे हैं, हार्मोनिक वर्ड क्या है? हार्मोनिक it is the word which is related with fundamental frequency and its और इसके इंटीग्रल मल्टीपल्स। मतलब कैसे? मान के चलो हमारे पास में कोई तो भी कोई ट्यूनिंग फॉर्क वगैरह है या कोई तो भी जनरेटर है जिससे हम लोगों ने एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करी, ठीक है? तो मैंने मान के चलो जो बेसिक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करी है वो है आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? जो मैंने सबसे पहले प्रोड्यूस करी है या जो द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो पॉसिबल है उसे हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो है आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो भैया लोएस्ट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड इज व्हाट? योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मैं बोला ठीक है, तो हमारे पास में लेट्स से एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, मेरे पास में क्या है? एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर है और इस फ्रीक्वेंसी जनरेटर से जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी मेरे पास प्रोड्यूस हो रही है लेट्स से वो है 50 हर्ट्ज, ठीक है? कितनी है? 50 हर्ट्ज। अब इससे मैं अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसीज और निकाल सकता हूं। तो अब यहां पर हमारा जो काम है वो समझिए क्या है? 50 हर्ट्ज, उसके बाद में 100 हर्ट्ज, उसके बाद में 150 हर्ट्ज, उसके बाद में 200 हर्ट्ज। तो यहां पर हार्मोनिक से क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्मोनिक फिर ओवर हियर? तो भैया यहां पर हम लोग कहेंगे ये जो फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसे कहा जाता है फर्स्ट हार्मोनिक। इसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट हार्मोनिक। इसे कहेंगे हम लोग सेकेंड हार्मोनिक। ऐसा क्यों है? तो उसको सुनिए। बेसिकली सेकेंड हार्मोनिक कहने के पीछे का लॉजिक ये है कि ये है 2 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। भाई 100 हर्ट्ज आएगा कि नहीं आएगा 2 इंटू 50 करने पर? तो इसलिए इसको क्या बोल दिया? सेकेंड हार्मोनिक। अच्छा, वैसे ही इसको क्या बोलोगे? इसे आप लोग कहोगे थर्ड हार्मोनिक। इसे क्या कहा जाएगा? थर्ड हार्मोनिक। इसे कहा जाएगा फोर्थ हार्मोनिक। क्यों कह रहे हैं? आपको समझ में आ गया ना बेटा? अभी फोर्थ हार्मोनिक क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि देखो ये तो फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ रहा है, इसलिए सेकंड हार्मोनिक। 30 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 150 आ रहा है, तो थर्ड हार्मोनिक। 4 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है मतलब फोर्थ हार्मोनिक। क्या ये वाला पॉइंट आपका क्लियर है या नहीं है? बोलो 50, 100, 150, 200 इस तरह से हमारे पास में ये फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है? तो इन्हें हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? हार्मोनिक नाम दे दिया है। अब यहां पर क्या होता है? इसके बाद में अगली एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसे हम लोग कहते हैं ओवरटोन। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ओवरटोन कहते हैं। अब ये भी हार्मोनिक जैसा ही होता है, होने को तो ये क्या है? हार्मोनिक जैसा ही होता है, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आती है कि ऑल दी हार्मोनिक्स आर नॉट प्रेजेंट। तो उस वाली सिचुएशन में हमें ओवरटोन वर्ड की भी रिक्वायरमेंट होती है और उस चीज को हम लोगों को यहां पर समझना होता है। तो ओवरटोन वर्ड तब यूज किया जाता है, हम लोग बोले ओवरटोन जो है वो हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए बेटा? हायर फ्रीक्वेंसीज। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली जो पहली फ्रीक्वेंसी मिलती है उसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। उसे हम लोग क्या कहते हैं?
फर्स्ट ओवरटोन। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी is called as फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। तो वो आपका पहला प्रथम ओवरटोन कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब समझिए, जो आपके पास में फर्स्ट हार्मोनिक है वो आपका जीरोथ ओवरटोन हो जाता है, और जो आपका सेकंड हार्मोनिक है वो आपका फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगा। क्या ये बात सही है? तो बेटा ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है, ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। तो मैं इसको यहां पर क्रॉस मार रहा हूं, नॉट कंप्लीटली ट्रू, नॉट कंप्लीटली ट्रू। तो सर इसको हम लोग समझेंगे कैसे? तो इसको, ये चीजें समझ में आपको तब आएंगी जब मैं इसमें करवाऊंगा, अभी आपको नहीं समझ में आएगा। तो सर हार्मोनिक तो आपने डिटेल में बता दिया था, ऐसे इसको भी बता दो। इसको यहां पर नहीं बता पाने के कुछ रीजंस हैं जो आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आने वाले, तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? किस प्रकार से करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्ट्रिंग के वाइब्रेशन को पढ़ते हैं और वहां से हमारे पास में ये चीजें आती हैं, तभी आपको अच्छे से आइडिया क्लियर होगा कि एग्जैक्टली हम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सा हार्मोनिक कौन सा ओवरटोन बनेगा। क्योंकि हो सकता है, देखो आज के लेक्चर में वैसे भी हम लोग तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग को ही कंप्लीट करेंगे, लेकिन जब मैं आगे बढ़ूंगा तब वहां पर ऑर्गन पाइप में आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तब आपको और ज्यादा से क्लैरिफिकेशन मुझे देने की आवश्यकता होगी, तब मैं और अच्छे से क्लैरिफिकेशन दूंगा। लेकिन अभी के लिए तो इसको देखिए क्या है कि भैया अभी आपका सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम लोग मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग्स को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो हेडिंग है वो है मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजों को रिकॉल करना है, कुछ चीजों को क्या करना है, रिकॉल करना है। और वो चीजों को क्या रिकॉल करना है, तो जो बेसिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था वेव्स का, तो वहां पर याद कीजिए ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आया था, यदि आपको याद हो। आपके पास में मान के चलो कोई एक स्ट्रिंग है, भाई देखो मैंने क्या बोला कि वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, मतलब मैं एक तरह से ट्रांसवर्स वेव वाले ही फिनोमिना पर डिस्कस कर रहा हूं, ट्रांसवर्स वेव वाले फिनोमिना पर ही यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। यस और नो? मतलब सही बात है। तो हमारे पास में यदि कोई एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग पर जो वेव होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। मान के चलो ये वेव जो है इसमें कुछ ना कुछ मैंने टेंशन प्रोड्यूस किया है, टेंशन प्रोड्यूस किया है, और साथ में इस स्ट्रिंग के लिए आपको मास कुछ तो भी दिया है। रियलिटी में तो मुझे मास पर यूनिट लेंथ चाहिए था, लेकिन मैं मास लिख के काम चला रहा हूं, और एक आपको इसकी लेंथ दे रखी है, ठीक है। तो यदि मेरे पास इस स्ट्रिंग के ऊपर यदि कोई वेव बनती है और कोई वेव चलती है, तो उसकी वेलोसिटी को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं बाय द फॉर्मूला v बराबर अंडर द रूट ऑफ टी बाई म्यू। और यहां पर ये जो t था वो मेरे पास में था टेंशन इन स्ट्रिंग जो पड़ा हुआ है, और जो म्यू था वो मेरे पास में था मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। एक बात ध्यान रखना, आपको हो सकता है कई जगह बुक्स में आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाए टी अपॉन क्या स्मॉल एम, ठीक है। तो इसमें स्मॉल एम यदि दे दिया है फॉर्मूले में, यदि कहीं उसने एग्जामिनर ने यूज करके, तो इसका मतलब वो मास पर यूनिट लेंथ को ही इंडिकेट कर रहा है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। तो इस वेलोसिटी से कुछ हम लोग चीजों को क्या करेंगे, यहां पर रिलेट करेंगे, और हम लोग इस वेलोसिटी से फ्रीक्वेंसी की तरफ आगे बढ़ेंगे। वेलोसिटी से क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी की तरफ आगे
बढ़ेंगे। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया है? ओके, सो कैसे आगे बढ़ना है जरा इसको हम लोग अभी यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये आपके सामने आ चुका है। अब जरा इसको देखने की कोशिश कीजिए। यहां पर हम लोगों ने क्या किया है कि दो रिजिड सपोर्ट लिए हैं और उसके बीच में एक स्ट्रिंग को लगा दिया है। ठीक है, सो यही मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग है जिसको हम लोगों को अभी डिटेल में पढ़ना है। अभी तो बस हम लोगों ने सिंपल सा मैंने बता दिया है कि ऐसा ऐसा होगा। तो मान के चलो इस तरह से हमारे पास में दो रिजिड सपोर्ट के बीच में एक स्ट्रिंग है और मैं इसको क्या करता हूं, बीच में से पकड़ के इसे खींचता हूं। बीच में से पकड़ के इसको क्या करता हूं, खींचता हूं। तो उसके बाद में क्या होगा, कुछ ऐसा एक शेप बनता हुआ नजर आएगा। और मान के चलो इसको छोड़ देता हूं तो क्या होगा, छोड़ने पर ये आपकी जो स्ट्रिंग है ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करेगी। और जब ये ऊपर नीचे कर रही होगी तो आपको यहां पर क्या है ना, कुछ एक ऐसा एक सिंगल लूप जैसा स्ट्रक्चर यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, हरा हरा सा बीच में देखिए, यस और नो। तो ये जो सिंगल लूप जैसा स्ट्रक्चर आपको यहां पर नजर आ रहा है वो बेसिकली स्टेशनरी वेव बनी है। ठीक है, वैसे ही यहां पर जरा आप देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसमें ना स्पीड को थोड़ा सा धीरे धीरे इंक्रीज होगी अभी। ओके 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 ओके, इंक्रीज होने दो इंक्रीज होने दो इंक्रीज होने दो। हाँ, सो अब यहां पर थोड़ी देर के पश्चात देखिए, हाँ अब आपको ये यहां पर लूप्स बनने लग गए। यहां पर मैंने दो लूप्स बनाए हैं और इन दो लूप के बीच में एक नोड को बस मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया। ये तो मैंने बस सिंपल सी चीजें बताई हैं। अब वास्तविकता में यदि देखो तो जो आपकी किधर गई, हाँ देखो, यदि मैं इसको स्क्रीन को रोक रहा हूं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे एक ग्रीन लाइन दिखाई दे रही होगी, है ना। लेकिन जब मैं इसको प्ले करा रहा हूं तो अब आप देखिए आपको यहां पर एक स्टेशनरी वेव तैयार होते हुए नजर आएगी। फिर से आगे बढ़ गई, थोड़ा पीछे हो जा, हाँ। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक ऐसा मान रहे हैं कि एक ऐसे वेव इधर से आ रही है और एक वेव इधर से आ रही है। इसको समझिए, मानते हुए जब इक्वेशंस प्रोड्यूस करी हैं तब ऐसे ही है, लेकिन मुझे इसको प्रोड्यूस करना है ऑन स्ट्रिंग पर। तो मुझे इसको करना कैसे है, मैंने स्ट्रिंग को पकड़ा, खींचा ऊपर में और छोड़ दिया। तो ऑटोमेटिकली एक वेव इधर जाती हुई और एक इधर जाती हुई अपने आप प्रोड्यूस हो गई और वहां से मुझे ये फंडा मिल चुका है। क्लियर है, प्रोड्यूस करने के लिए क्या किया फिजिकली, तो एक्सपेरिमेंटली मैंने ऐसे किया है। तो ये आपका एक लूप जैसा स्ट्रक्चर बन गया है। ये आपकी स्टेशनरी वेव है, ये आपका फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन आएगा। फिर इसके पश्चात यहां पर आपको सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा वो क्या होगा कि यहां पर आपको दो लूप देखने को मिलेंगे। अगला फिर थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन आएगा। तो इस प्रकार से दो या तीन मोड्स ऑफ वाइब्रेशन को मुझे पढ़ना है, एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, फटाफट फटाफट पढ़ेंगे। और हर एक मोड ऑफ वाइब्रेशन में मुझे क्या फ्रीक्वेंसी मिलती है और क्या मुझे उनका रिलेशन है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से, ये मुझे यहां पर देखना है। चलो इसको हटा के आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो हम आ चुके हैं अपने इस पे। अब फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन जो मैंने वहां पर दिखाया है उसी की हम लोगों को यहां पर बात करनी है। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर रिजिड सपोर्ट बना दिए, है ना। और यहां पर हमारे पास में एक स्ट्रिंग ले रखी है मैंने और इस पर कुछ इस प्रकार से सिचुएशन को यहां पर डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है। ठीक है, चलो अब ये है हमारा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। इतना ध्यान रखना, ये हमारा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। यहां आपको नोड मिलेगा, यहां आपको यहां पर भी नोड मिलेगा और यहां आपको एंटी नोड मिलेगा। मैंने मान लिया है लेट्स से द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कैपिटल एल या स्मॉल एल, जो भी आपको उचित लगे। चलो मैंने स्मॉल एल ही ले लिया, लेट्स से द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज स्मॉल एल। ओके, अब यहां पर जो भी वेव प्रोड्यूस हो रही होगी उसकी फ्रीक्वेंसी से रिलेट हम लोगों को यहां पर बातें करनी है। तो कैसे करूंगा, तो मैंने बोला कि जो भी वेव यहां पर प्रोड्यूस हो रही है, द वेव विच इज प्रोड्यूसिंग ओवर हियर हैज वेवलेंथ इक्वल्स टू लैम्बडा। वेवलेंथ जो है वो है लैम्बडा। टेंशन जो यहां पर दे रखी है वो मान लेते हैं कैपिटल टी, क्योंकि इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। और मास या तो आप स्मॉल एम ले लीजिए, मास स्मॉल एम ले लीजिए, लेंथ मैंने स्मॉल एल ले ली। ठीक है,
सो अब यहां पर मुझे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए चाहिए फ्रीक्वेंसी। सो हाउ विल आई कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी? हाउ विल आई कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी? तो हम लोग जानते हैं v बराबर होता है n लैम्बडा, तो n बराबर आएगा v अपॉन लैम्बडा, मतलब वेलोसिटी से ही मैं यहां पर फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकता हूं। अब v क्या होता है? तो भैया आप लोग लिख दोगे n बराबर 1 अपॉन लैम्बडा अंडर द रूट ऑफ t डिवाइडेड बाई म्यू, t डिवाइडेड बाई म्यू। बोलो यस और नो? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर जरा चीजों को देखते हैं, वो क्या है? देखो मैं पढ़ के आया हूं अभी, देखो आज के ही लेक्चर में पढ़ा है कि भैया दो नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी होती है लैम्बडा बाई 2। यस और नो? लैम्बडा बाई 2 होती है या नहीं होती है? तो आपने बोला बिल्कुल सही है। और यदि ये बात सही है तो आप देखिए मैं एक रिलेशन लगा सकता हूं, स्मॉल एल बराबर लैम्बडा बाई 2, सो इट इंप्लाइज लैम्बडा बराबर 2l। बोलो यस और नो? अरे बोलो सही है कि गलत है? बिल्कुल सही बात है। तो आपके पास में जो n बराबर आएगा वो आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2l अंडर द रूट ऑफ t डिवाइडेड बाई म्यू, t डिवाइडेड बाई म्यू। आप चाहें तो म्यू या स्मॉल m जो भी जैसा चाहें, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई बार हम लोग स्मॉल m के फॉर्मेट में भी चले जाते हैं, लेकिन ये आपका एक्चुअल सिचुएशन आ गई। फ्रीक्वेंसी ये देखो, इससे कम पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये है आपका फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, जहां पर आपको ये जो इक्वेशन मिल रही है बेसिकली ये है आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये है आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ध्यान दीजिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ स्ट्रिंग, इन केस ऑफ स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग बिटवीन टू रिजिड एंड्स 1/2l अंडर द रूट ऑफ टी बाई म्यू। यस और नो? ये है आपकी लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी। सर हम कैसे मान लें कि ये लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है? क्योंकि ये तो मैंने बताया और आपने मान लिया, लेकिन हमको इसको देखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग में। ठीक है, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग की बात करते हैं। अब ध्यान रखना, मेरे पास में जो स्ट्रिंग है वो फिक्स है और वो जो रिजिड एंड्स थे वो भी फिक्स थे। ठीक है, इसके बीच में ये मेरी वही स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ स्मॉल एल थी, मेरे पास गिवन थी। अब मैंने क्या किया, इस स्ट्रिंग को एक बार यहां से पकड़ा, एक बार यहां से पकड़ा, दोनों को पकड़ के ऐसे कुछ तो भी स्ट्रक्चर बना और खींच के छोड़ दिया। तो भैया देखो लगभग लगभग यदि मैं बात करूं तो ये ऐसा, और यहां पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। दो लूप बन रहे हैं। कब? जब मैं बात कर रहा हूं सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग में। एक बात बताइए, क्या ये लेंथ अभी भी स्मॉल एल है या बदल गई? नहीं बेटा, लेंथ नहीं बदलेगी। अच्छा ओके, स्ट्रिंग सेम है तो लेंथ सेम है, स्ट्रिंग की टेंशन भी सेम है, मास पर यूनिट लेंथ भी सेम है, सब कुछ सेम है। बदलेगा तो क्या बदलेगा? तो बदलेगा कुछ इस प्रकार से, कुछ चीजें जिन्हें हम लोगों को अभी देखना है। भैया ये नोड मिलेगा, ये नोड मिलेगा, ये नोड मिलेगा, ये आपका एंटी नोड मिलेगा, ये आपका एंटी नोड मिलेगा। तो अब देखो इस बार क्या हो गया, 1 2 3 एंटी नोड मिल रहे हैं। पिछली बार 2 एंटी नोड मिले थे कॉर्नर पर, इस बार आपके टोटल 3 एंटी नोड हो गए। तो क्या वेवलेंथ अब भी सेम है? नहीं, वेवलेंथ है चेंज। और यदि वेवलेंथ चेंज हो चुकी है तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। यस और नो? हम जानते हैं एक मीडियम में जब वेव ट्रैवल करती है तो वेलोसिटी रिमेन सेम, और जब वेव मीडियम चेंज करती है तो फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। ये पॉइंट याद होने चाहिए। मैंने लिखवाए थे, मैंने कुछ ऐसे लिखवाया था यदि आपको याद हो, फॉर अ सिंगल मीडियम, फॉर अ सिंगल मीडियम wave velocity remains constant, wave velocity remains constant, और क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ चेंजेस, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ चेंजेस। याद है क्या ये पॉइंट?
और जब फॉर व्हेन वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनादर, वन मीडियम टू अनादर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब कोई वेव जाती है तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। और क्या चेंज होता है? आपका वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंज होते हैं। बोलो ये पॉइंट कितने लोगों को याद थे? ये पॉइंट कितने लोगों को याद थे? जब एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, जबकि वेलोसिटी और वेवलेंथ बदल जाती है। और जब सिंगल मीडियम की बात होती है तो वेलोसिटी सेम रहती है, जबकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बदल जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर वेवलेंथ बदली है या नहीं है बदली है, कैसे पता लगेगा? तो ये देखो, पिछली बार कितने नोड थे? 2 नोड थे, इस बार 3 नोड है। तो डेफिनेटली मैं एक बात तो तय से कह सकता हूं यार, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस हाफ ऑफ द वेवलेंथ होती है, और यहां से लेकर के यहां तक की हाफ ऑफ वेवलेंथ। तो मैंने माना ये वेवलेंथ λ1 है, तो ये λ1/2 आ जाएगी, ये λ1/2 आ जाएगी। बोलो यस और नो? बोलो श्योर है? क्या अभी भी मैं लैम्बडा ही लिख सकता हूं? बिल्कुल नहीं लिख सकता हूं, लैम्बडा मैं पहले यूज कर चुका हूं। तो अब यहां पर आ जाओ, वेव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले पे आ जाओ। तो भैया मैंने बोला कि इस बार जो फ्रीक्वेंसी है वो n1 होगी और वो v/λ1 होगी। क्यों? क्योंकि एक ही मीडियम की वेव है तो वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ विल चेंज। तो मैं इसके हिसाब से लिखूंगा, तो n1 बराबर 1/λ1 इंटू वी की जगह अंडर द रूट ऑफ टी बाई म्यू। इसमें तो कोई परिवर्तन आने वाला है नहीं, ठीक है। छोड़ो, इधर आ जाओ। तो λ1/2 प्लस का λ1/2 बराबर का स्मॉल l, तो मैं कह सकता हूं λ1 बराबर का l। यस और नो? या फिर मैं λ1 को लिख सकता हूं 2l डिवाइडेड बाई 2। बोलो यस और नो? सर ऐसा क्यों लिख रहे हो? तो उसके पीछे का रीजन आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा कि देखो मुझे यहां पर वैल्यू को पुट करना है, तो मैं लिखूंगा n1 बराबर 1/λ1 की जगह 2l डिवाइडेड बाई 2। सो n1 का आंसर आएगा 2 डिवाइडेड बाई 2l अंडर द रूट ऑफ टी बाई म्यू। यस और नो? जरा यहां पर ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है, n1 बराबर 2 टाइम्स n लिखा है। यस और नो? तो इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसका क्या है, 2 गुना है। तो इसका मतलब मेरे पास में पॉइंट क्लियर होना चाहिए मेरे दिमाग में कि ये है मेरी सेकंड हार्मोनिक। क्या है बेटा? सेकंड हार्मोनिक है, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी मुझे मिली है वो 2 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। अब देखो, अब वर्ड आने लगेगा ओवरटोन, अब यहां से वर्ड आएगा ओवरटोन, ठीक है। सुनना, n1 इक्वल टू 2 टाइम्स n, तो ये जो फ्रीक्वेंसी मुझे मिली है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 2 गुना है, तो इसलिए मैंने इसे बोल दिया सेकंड हार्मोनिक। ऑल्सो ये जो फ्रीक्वेंसी मिली है पहली बार हाईएस्ट मिली है आफ्टर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। भाई मैं क्या बोल रहा हूं, आफ्टर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एक बार मुझे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो n मिली है उसके बाद में फर्स्ट टाइम हाईएस्ट, पहली बार हाईएस्ट मिली है। यस और इसके बीच में कोई और था क्या प्रोसेस? नहीं। अच्छा, कोई ऐसा नहीं सोचा सर 1.5 लूप करवा लो। 1.5 लूप कैसे करोगे? या तो 1 लूप बनेगा या 2 लूप बनेंगे। क्लियर है? ओके। तो भैया हमारे पास में फर्स्ट टाइम हार्मोनिक फर्स्ट टाइम हाईएस्ट हायर मिली है। हाईएस्ट नहीं लिखना चाहिए था, छोड़ो, HER फर्स्ट टाइम हायर मिली है। तो ये वाली जो चीज आपके पास में मिली है ये आपका हो जाएगा फर्स्ट ओवरटोन। क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट ओवरटोन। इसलिए मैंने इसको n1 नाम दिया है। n1 तो ओवरटोन से सीधा सीधा रिलेट हो गया। फर्स्ट ओवरटोन इज 2 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यस और नो? एक काम करते हैं, थोड़ा सा और आगे खींचता हूं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, मेरे को पहली बार क्या मिली थी? फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिली थी, जिसे मैंने फर्स्ट हार्मोनिक नाम दिया था। ये आपको सेकंड टाइम मिल रही है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिली, तो मैंने इसको सेकंड हार्मोनिक नाम दिया। और जो सेकंड हार्मोनिक है वो आपका फर्स्ट ओवरटोन है।
जो सेकंड हार्मोनिक है वही आपका फर्स्ट ओवरटोन है। यस और नो? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मोड के बारे में और बात कर लेते हैं ताकि आपका परेशानी जो है वो खत्म हो जाए। तो हम लोग बात करेंगे थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। ध्यान रखना, कई बार है ना सवाल सीधा सीधा ये थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन वगैरह ऐसे ही डाल देते हैं, सीधा न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। फॉर्मूले आपके सामने आ रहे हैं, वही आपको पता होने चाहिए। ठीक है, वही स्ट्रिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपर वही लेना है। ओके, और यही मेरी लेंथ रहेगी स्ट्रिंग की, लेकिन इस बार लूप कितने बन रहे हैं? 1 2 और 3। नीचे भी ले लो, 1 2 और 3। ठीक है, कहानी में क्या परिवर्तन आया? नोड 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 और नोड, नोड ज्यादा हो गए, एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड। बोलो सही है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग में कोई परिवर्तन आया? कोई परिवर्तन यहां पे कहीं पर भी नहीं आ रहा है। लेकिन सिंस अब आप देख पा रहे हो कि यदि नंबर ऑफ नोड्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी बढ़नी ही चाहिए। यस और नो? और यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है इसका मतलब क्या है आपका? फिर से कहानी करते हैं। तो मैंने इस बार थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को लिख दिया N2 बराबर V बाई लैम्बडा 2। यस और नो? तो मैंने बोला सही बात है। और यदि लैम्बडा 2 मैंने लिख दिया है तो भैया यहां से लेकर के यहां तक का लैम्बडा 2 बाई 2। क्यों? देखो मुझे तो नोड और नोड समझ में आता है तो मैं वैसे ही करता हूं। मैंने इसको लैम्बडा 2 बाई 2 लिख दिया और नोड से नोड इसको भी लैम्बडा 2 बाई 2 लिख दिया। यस और नो? बोलो सही है। तो अब देखो क्या हो रहा है, 3 लैम्बडा 2 बाई 2 जो है वो L के बराबर है। तो इट एम्प्लाई लैम्बडा 2 जो है वो आपका 12 बाई 3 के बराबर है। लैम्बडा की वैल्यू मिल गई और V की वैल्यू मुझे मालूम है, तो मैं लिख देता हूं N2 बराबर अंडर द रूट ऑफ T बाई म्यू डिवाइडेड बाई 12 बाई 3। तो N2 का आंसर देखिए क्या आ रहा है, 3 डिवाइडेड बाई 12 अंडर द रूट ऑफ T बाई म्यू। ये मिल रहा है क्या? N2 बराबर 3 डिवाइडेड बाई 12 अंडर द रूट ऑफ T बाई म्यू। यस और नो? बोलो सही है क्या? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। सो मेरे पास में जो N2 का आंसर आ रहा है क्या वो 3 टाइम्स N आ रहा है? मतलब मैं कह सकता हूं कि N2 बराबर है 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या है बेटा? 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। और यदि ये 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब N2 जो है वो आपके थर्ड हार्मोनिक को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? थर्ड हार्मोनिक को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली यदि देखोगे तो भैया मैं कहूंगा सेकंड टाइम हायर आई है। दूसरी बार फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद दूसरी बार हायर आई है, तो इसलिए इसे कहा जाएगा सेकंड ओवरटोन। क्या कहा जाएगा? सेकंड ओवरटोन कहा जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? ध्यान सुनिए, N2 जो है वो 3 टाइम्स N है, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 3 टाइम्स है, तो थर्ड हार्मोनिक बोल दिया। और सिंस ये दूसरी बार हायर आई है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N मिली थी, देखो हमें जो फ्रीक्वेंसी मिली पहली बार N मिली, दूसरी बार 2N मिली, तीसरी बार 3N मिली एंड सो ऑन, ऐसे मिल रही है। यस और नो? तो हम लोग ओवरटोन इसमें डायरेक्ट रिलेशन अब बताएंगे, लेकिन जब मैं हार्मोनिक और ओवरटोन इन वर्ड्स को एक्सप्लेन कर रहा था तब मेरे पास में बोलने के लिए जगह नहीं थी, और मैं कुछ भी बोल भी देता तो वो आपको समझ में नहीं आता था। इसलिए मैंने बोला कि तसल्ली रखो, धैर्य रखो, अब आपको जब आगे आगे आएगा तब आपको अच्छे से क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो ओवरटोन और हार्मोनिक को स्ट्रिंग्स के केस में हम लोग क्या कहते हैं कि स्ट्रिंग के केस में, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या मैं बोलूं फर्स्ट हार्मोनिक। ध्यान दे देखिए, फर्स्ट हार्मोनिक मतलब है आपका जीरोथ ओवरटोन। बोलो समझ में आया? ओके। यदि मैंने बोला आपको सेकंड हार्मोनिक, मैंने बोला सेकंड हार्मोनिक, तो ये आपका हो जाता है फर्स्ट ओवरटोन। क्या हो जाता है? फर्स्ट ओवरटोन।
यदि मैं आपसे कह देता हूं थर्ड हार्मोनिक, तो ये है आपका सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। यदि मैं आपसे कह देता हूं फोर्थ हार्मोनिक, फटाफट बताओ फोर्थ हार्मोनिक, तो आप कहेंगे सर इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो क्या है, ओवरटोन को एक कम कर लेते हैं हार्मोनिक से तो आपको ओवरटोन मिल जाता है। फोर्थ हार्मोनिक में थर्ड ओवरटोन मिल जाएगा। अच्छा इसको जरा उल्टा देखने की कोशिश करो, अब उल्टा देखने की कोशिश करो। यदि मैं जीरोथ ओवरटोन पे खड़ा हूं, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ओवरटोन। यदि मैं फर्स्ट ओवरटोन पे खड़ा हूं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड ओवर हार्मोनिक। यदि मैं सेकंड ओवरटोन पे खड़ा हूं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड हार्मोनिक। मैं थर्ड ओवरटोन पे खड़ा हूं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्थ ओवरटोन, सॉरी हार्मोनिक। फिर से एक बार बोल लेता हूं, शायद मैंने बीच में एक दो बार हार्मोनिक की जगह ओवरटोन वर्ड का यूज कर दिया, फिर से बोल लेता हूं। जीरोथ ओवरटोन पे खड़ा हूं तो मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन पे खड़ा हूं मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड हार्मोनिक। मैं सेकंड ओवरटोन पे खड़ा हूं मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड हार्मोनिक। और यदि मैं थर्ड ओवरटोन पे खड़ा हूं मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्थ हार्मोनिक। क्या ये बात आपको समझ में आई, यस और नो? तो इससे एक बात समझ में आनी चाहिए, और वो बात क्या है बेटा, कि भैया जी यदि मैं पीथ ओवरटोन की बात करता हूं फॉर द केस ऑफ स्ट्रिंग, ध्यान रखना, तो आई एम टॉकिंग अबाउट पी प्लस वंथ ओवर, फिर से ओवरटोन लिख देता था, हार्मोनिक, यस और नो, बोलो सही है क्या? और यदि मैं यहां पर बात करता हूं ओवरटोन की, तो मैं एनपी लिख सकता हूं, तो ये पी प्लस का 1 इंटू एन हो जाएगा। तो एनपी जो आएगा पीथ ओवरटोन, वो आएगा बेटा पी प्लस का 1 अपॉन 2l। बोलो ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आया या नहीं आया? पी प्लस का 1 अपॉन 2l अंडर रूट टी बाई म्यू। पीथ ओवरटोन इस प्रकार से लिखी जाएगी फॉर द केस ऑफ वेव्स ऑन स्ट्रिंग, फॉर द केस ऑफ वेव्स ऑन स्ट्रिंग। और ये कौन सी वेव की बात चल रही है? ये चल रही है स्टेशनरी वेव्स ऑन स्ट्रिंग के बारे में बात चल रही है, यस और नो? तो यहां पर आपका एक कंक्लूजन और निकल में आता है, वो क्या है बेटा, कि जो वेव्स ऑन स्ट्रिंग होती है वाइब्रेट्स विद ऑल हार्मोनिक्स। सो waves on string, waves on string vibrate with all harmonics, all harmonics। तो सर क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आगे चल के हमें कहीं ऑड हार्मोनिक या इवन हार्मोनिक ऐसे भी डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा? तो मैं कुछ ऐसा ही कहना चाहता हूं, लेकिन वो आगे, अभी नहीं। अभी तो मैं सिर्फ इस बात पे फोकस कर रहा हूं कि जब आपके पास में स्ट्रिंग्स के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर में वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, स्ट्रेच स्ट्रिंग जब आपकी कभी वाइब्रेट करती है, तो उसमें ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, सारे की सारे हार्मोनिक आपके प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऑड एज वेल एज इवन, ऑड एज वेल एज इवन। क्या ये वाली बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है? यदि आपको समझ में आई है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब मैं आपको यहां पर एक थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको खुद के लिए दे रहा हूं, और वो पॉइंट ये है कि यदि मैं बात करता हूं स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, तो आप ध्यान दीजिए यहां पर जो फॉर्मूला आया था उसमें टेंशन आई थी या नहीं आई थी? तो मैं इसको वापस से इलास्टिसिटी वाले चैप्टर से भी रिलेट कर सकता हूं, यस और नो? कर सकता हूं या नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे? इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में हम लोगों ने स्ट्रेस और स्ट्रेन वाले वर्ड्स पढ़े हुए हैं, तो उससे रिलेट किया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखना, आपको बुकलेट के अंदर में कुछ दिया हुआ जरूर मिलेगा इससे रिगार्डिंग, ठीक है? तो सर क्या हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं? तो हमें जरूरत नहीं है इतना सब देखने की। हाँ, मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स वहां पर बता दिए हैं, वो सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। उनको आप एक बार बस नजर मार लोगे तो काफी हो जाएगा, ठीक है? अब हम लोगों को बात क्या करनी है, स्ट्रेच स्ट्रिंग्स के कुछ लॉ होते हैं। फॉर्मूला आपको मालूम है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2l अंडर द रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाई म्यू। ये आपका फॉर्मूला ठहरा,
यस और नो। अब इस फॉर्मूले पर हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, क्योंकि देखो टी क्या है, यहां पर टी है आपका टेंशन, ठीक है। और टेंशन मतलब आप याद कीजिए यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले में हम लोग लिखा करते थे स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, यस और नो। और यदि मैं स्ट्रेस की बात करता हूं तो मतलब फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन में क्या होता था डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। और फोर्स आपका एक तरह से टेंशन की ही तरह काम करेगा, तो टी एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। तो यहां से हम चीजों को रिलेट करते हुए यहां पर फॉर्मूले में डाल सकता हूं। तो बात समझ में आ रही है, मतलब मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं एन बराबर 1/12, फिर अंडर द रूट ऑफ टी की जगह क्या लिख जाऊंगा वाई ए डेल्टा एल, वाई ए डेल्टा एल इधर आएगा और इसके नीचे आएगा ना, तो अपॉन एल और इनटू म्यू हो जाएगा। बोलो यस और नो। अब म्यू की जगह मैं फिर से लिख सकता हूं एम डिवाइडेड बाई एल, एल से एल कट जाएगा, यस और नो। भाई लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, तो ये अलग अलग तरह की चीजों को कर पाना यहां पर पॉसिबल है, तो उसको बस आपको एक बार देखना है, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग हाल फिलहाल जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ठीक है, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ठीक है। ओके, सो कैसे होगा बेटा ये लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में, तो हमारे पास में देखो ध्यान से सुनना, पहला जो पढ़ना है वो है लॉ ऑफ लेंथ। क्या है बेटा, लॉ ऑफ लेंथ। तो कैसे लाऊंगा लॉ ऑफ लेंथ को, सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट ऑफ टी एल अपॉन 1/2l अंडर द रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। यदि मैं कहता हूं कि टेंशन रिमेन्स कांस्टेंट, मैं कहता हूं टेंशन रिमेन्स कांस्टेंट, ऑल्सो मैं कहता हूं मास पर यूनिट लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, यदि ये दोनों चीजों को यदि मैं कांस्टेंट कर देता हूं तो मेरे पास में जो n है वो आएगा प्रोपोर्शनल टू 1/l। बोलो फ्रीक्वेंसी विल बी प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, मतलब जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ेगी उतनी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, यस और नो। समझ में आया। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये चीजें कांस्टेंट होने पर फ्रीक्वेंसी विल बी, फ्रीक्वेंसी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यस और नो। इसका मतलब यह है कि यदि आपने स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाया तो बेटा फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, यस और नो। इसी चीज को कहना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं क्या, इट इंप्लाइज n इंटू एल बराबर कांस्टेंट। इस पर सवाल बन जाएंगे, कैसे सवाल कुछ ऐसे रहेंगे, n1 l1 बराबर n2 l2। बताओ, आप याद कीजिए p1 v1 बराबर p2 v2, कुछ ऐसे सवाल आप लोगों ने करे हुए हैं, p1 v1 अपॉन t1 बराबर p2 v2 अपॉन t2, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, कुछ वैसे सवाल है। मतलब क्या देगा, एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 5 मीटर है, उसकी मास पर यूनिट लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, टेंशन द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज। नाउ इफ द फ्रीक्वेंसी इज मेड टू बी 200 एंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ऐसे सवाल आते हैं, बोलो कर लोगे क्या, मुंह जवानी सवाल बना दिया आपके सामने, तो आप मुंह जवानी सॉल्व भी कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिल्कुल करना ही पड़ेगा, यस और नो। तो पहला मैंने लॉ ऑफ लेंथ को कंप्लीट किया, अगले पे बढ़ते हैं हम लोग, और इसका मैं नामकरण कर देता हूं लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ टेंशन। फॉर्मूला वही है, n बराबर 1/2l अंडर द रूट ऑफ t बाई म्यू। उस लॉ के बेसिस पर आपको यहां पर चीजों को करना है। बोलो क्या कहूंगा मैं कहूंगा कि इफ लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी, कई लोग बोलेंगे सर ये लीनियर डेंसिटी वर्ड अचानक कहां से आ गया, लीनियर डेंसिटी वर्ड्स बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन लीनियर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ को ही लीनियर डेंसिटी बोला जाता है। अलग लिख दिया, कुछ अलग नहीं है, चीजें वही हैं, बस कहने का तरीका बदल गया है। बात समझ में आई, रिश्ता वही सोच नहीं। इफ लीनियर डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग, ओके, और दूसरा पॉइंट क्या है,
दूसरा पॉइंट है आपके पास में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग की लीनियर डेंसिटी भी कांस्टेंट रहे और लेंथ भी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो उस सिचुएशन में आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन के, स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन के। इसका मतलब क्लियर है कि भैया टेंशन बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। या फिर आप कह सकते हो यहां से कि भैया n अपॉन रूट टी बराबर कांस्टेंट, यस और नो। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, कहने वाले तो कैसे भी कह सकते हैं, वो है n स्क्वायर अपॉन टी बराबर कांस्टेंट। कैसे भी कह लो, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोलो यस और नो। सो ये अलग अलग तरीके हैं, तो मैं यहां से लिख सकता हूं n1 अपॉन रूट टी1 बराबर n2 अपॉन रूट टी2। या तो ऐसे सवाल करवा लो, या तो इस फॉर्मेट में, या इसी फॉर्मेट में को लिख सकता हूं n1 स्क्वायर अपॉन टी1 बराबर n2 स्क्वायर अपॉन टी2। बोलो यस और नो, क्या दिक्कत है? मुंह जवानी सवाल होंगे। यदि कोई स्ट्रिंग है जिसको फिक्स कर दिया गया है तो उसको फिक्स कर दिया, मतलब लेंथ भी फिक्स हो गई स्ट्रिंग और मास पर यूनिट लेंथ भी फिक्स हो गया। if the tension in the string is this, then the frequency is this. If the tension is made double, then what will be the tension frequency? या frequency is made twice, then tension will become what? ऐसे सवाल होंगे। बोलो मुंह जवानी सवाल मैंने आपके सामने बनाया है और मुंह जवानी कर भी सकते हैं। मतलब क्या है कि मैंने बोला कि भैया 100 न्यूटन की टेंशन पर फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, तो बताइए 400 न्यूटन की टेंशन पर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? बोलो करो सवाल, क्या दिक्कत है? तो आप लिखोगे कैसे, कैसे? फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। तो आप लिखोगे कैसे कैसे कैसे? तो n1 अपॉन रूट टी1 बराबर n2 अपॉन रूट टी2। बोलो सही है क्या? अब फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डालो। तो आपने लिखा पहली फ्रीक्वेंसी है 100, उस समय टेंशन है कितनी, 100 बराबर दूसरी फ्रीक्वेंसी आपको पूछी है f और इस समय टेंशन है 400। बोलो फटाफट आंसर निकालो, क्या आएगा? तो बेटा फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाएगा 200 हर्ट्ज। टेंशन 4 गुना करने पर फ्रीक्वेंसी 2 गुना ही हुई है। चलते चलते एक एक सवाल देखो, ऐसे सवाल आएंगे बेसिक से। आपको क्या लग रहा है कोई हाई फंडू सवाल थोड़ी बनाएगा इन पे? नहीं, इतने ही सवाल आएंगे, लेकिन ये भी टाइम पर याद आ जाएं वो काफी होगा। ठीक है, तीसरा जो हम लोग बात करेंगे वो बातें होंगी रिगार्डिंग लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, रैखिक घनत्व का नियम। बोलो ओके। तो मतलब आपका पूरी कहानी म्यू पर डिपेंडेंट है। तो हम लोग कहते हैं कि इफ टेंशन इन द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट, लेंथ आपकी रह जाए कांस्टेंट, तो बोलो क्या होगा? तो आप कहेंगे n विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मी, म्यू, सॉरी मी बोल रहा हूं मैं भी, म्यू। यस और नो? क्या ये समझ में आया? क्या इसमें कोई परेशानी होगी? कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसको लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, हर कोई वो कह सकता है n अंडर द रूट ऑफ म्यू बराबर कांस्टेंट। बोलो यस और नो? लो ये सिंपल सवाल, इस पे भी आप मुंह जवानी सवाल बनवा लो, क्या दिक्कत है? कोई परेशानी होगी क्या? अरे बोलो कोई परेशानी होगी क्या? नहीं होगी। चलो अब इसको है ना थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है। वो कैसे? वो कुछ ऐसे कि मैंने माना लेट से मास ऑफ स्ट्रिंग को मैं कैपिटल M ले रहा हूं थोड़ी देर के लिए। मास ऑफ स्ट्रिंग को ले लिया मैंने कैपिटल L, तो और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को ले लेते हैं हम लोग स्मॉल l। तो यहां से मेरे पास में म्यू बराबर आएगा कैपिटल M अपॉन स्मॉल l। बोलो आएगा या नहीं आएगा? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है सर, इसमें कौन सी दिक्कत है। अब मास को, यदि देखो मैं मास की बात कर रहा हूं, तो मास को लिखा जा सकता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो भैया डेंसिटी तो आपकी अब रो वाली, मतलब वो प्रॉपर डेंसिटी जो वॉल्यूम के लिए लिखी जाती है, इंटू वॉल्यूम अपॉन स्मॉल एल।
भाई देखो ये लीनियर डेंसिटी है, जब मैं सिर्फ डेंसिटी वर्ड यूज कर रहा हूं तो उसका मतलब वो वॉल्यूम वाली से ही रिलेट करते हैं। तो भैया इसको यदि मैं लिखना चाहता हूं तो रो तो एज इट इज, वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिंग कैसे आ सकता है, मैंने माना लेट्स से द स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग ली गई है उसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो मैं कह सकता हूं रो इनटू पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल अपॉन स्मॉल एल। बोलो यस और नो। स्मॉल एल से स्मॉल एल काट लो तो म्यू बराबर आएगा कितना, रो पाई आर स्क्वायर। बोलो यस और नो। इसका मतलब ये है रो और पाई यदि कांस्टेंट है तो म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। यस और नो, यस और नो। तो आपने बोला ठीक है, इन दोनों को यदि मैं मिक्स कर दूं तो मेरे पास में एक नया नियम बन जाएगा। कैसे, देखो एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू और म्यू प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो इन दोनों से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कुछ इस प्रकार से, एन इज प्रोपोर्शनल टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर। बोलो म्यू की जगह आर स्क्वायर लिख दिया, तो यहां से मेरे पास में क्या बन जाए, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो एन प्रोपोर्शनल टू 1/r। यस और नो। बोलो क्लियर है क्या। यदि ये बात क्लियर है तो आप यहां पर कह सकते हो एन इंटू आर बराबर कांस्टेंट। यस और नो। तो यहां पर जो सवाल होंगे वो n1r1 बराबर n2r2 होंगे, मतलब रेडियस से रिलेटेड होंगे। बेसिकली ध्यान रखना एक पॉइंट वो ये है कि भैया यदि आपका आर रेडियस इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, या मैं कहूं रेडियस डिक्रीज होने पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। बोलो ये बातें समझ में आई क्या। रेडियस इंक्रीज होने पर यदि किसी रस्सी की मोटाई बढ़ेगी, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, ध्यान रखना, तो उस समय आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इज इट क्लियर टू यू। बोलो इसमें कोई परेशानी वाली बात है क्या। यस और नो, यस और नो। अच्छा एक बात समझना, ये जो अब इसमें ना कई लोगों के मन में चल रहा होगा अभी भी, देखो कैसे सर ये रो जो है ना ये कैसे कांस्टेंट बना दिया। तो भैया देखो यदि हमारे पास में स्ट्रिंग का मटेरियल सेम है, स्ट्रिंग मटेरियल इज सेम, यदि मेरे स्ट्रिंग मटेरियल इज सेम मतलब रस्सी एक ही चीज की बनी हुई है, तो आपका इट इंप्लाइज आई कैन से दैट रो इज कांस्टेंट। यदि मटेरियल एक ही है तो डेंसिटी क्या होगी उसकी, कांस्टेंट होगी। ये लीनियर डेंसिटी और इस वाली डेंसिटी में फर्क है बेटा, ठीक है। लीनियर डेंसिटी और इस वाली डेंसिटी में फर्क है। क्यों, देखो ये डेंसिटी मटेरियल पर डिपेंड कर रही है, ये किस पर डिपेंड कर रही है, लीनियर डेंसिटी ये मोटाई पर डिपेंड करेगी। ये किस पर डिपेंड करेगी, मोटाई पर डिपेंड करेगी। इसी के कारण यहां पर म्यू से हम लोग आगे शिफ्ट हुए हैं इस आर पर, यही कारण था जो मुझे यहां पर आपको समझाना था। यस और नो। और मान के चलो यदि मटेरियल को ही चेंज कर दिया और बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रख दी तो ओ माय गॉड, तब तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने बोला कि इफ material of string is changed, material of string is changed, material of string is changed, keeping all other things constant, keeping all other things, other variables constant, तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहां पर हम लोगों को। कहां गया वो फॉर्मूला, उसमें ढूंढना पड़ेगा। देखो इसका मतलब यह है कि मैं म्यू का सॉरी रो से रिलेशन चाहता हूं, तो म्यू प्रोपोर्शनल टू रो हो जाएगा, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है तो यहां पर आएगा, ये रो है, रो से रिलेशन म्यू और रो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, तो यहां ओके ठीक है आ गया। कैसे हो जाएगा, म्यू प्रोपोर्शनल टू 1 फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट ऑफ 1/म्यू। यस और नो। और म्यू प्रोपोर्शनल टू रो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट ऑफ रो ही आएगी। यस और नो। इतू सा कॉन्सेप्ट है। ये कब हो रहा है, जब बाकी सारी चीजें कॉन्सेप्ट कांस्टेंट है, मतलब R1 बराबर R2 का कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। यस और नो। क्या ये वाली सारी चीजें आपको समझ में आई, श्योर है। सो इसी के साथ में हमारा मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग वाला टॉपिक पूरी तरीके से यहां पर क्या होता है, समाप्त होता है। दैट्स इट ऑल अबाउट इट। स्टेशनरी वेव्स
एंड जो हम लोगों ने स्टेशनरी वेव को प्रोड्यूस किया है एक स्ट्रिंग पर, मतलब ट्रांसवर्स वेव से हम लोगों ने स्टेशनरी वेव्स को प्रोड्यूस किया। ये पूरा टॉपिक यहां पर समाप्त होता है। इसके पश्चात हम लोगों को पढ़ना होता है वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। हालांकि इसके अलावा एक छोटी सी चीज और होती है, और वो होती है रिगार्डिंग द रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड एक टॉपिक और आता है, जिसे मैं फ्रीक्वेंसी से रिलेट करते हुए आने वाले लेक्चर में ही पढ़ा दूंगा, क्योंकि आज के लेक्चर में ऑलरेडी लेक्चर काफी लंबा खिंच चुका है। पौने दो घंटे खत्म होने को, या पौने 2 घंटे से तो ऊपर हम लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि और लंबा खिंच जाए। सो आज के लेक्चर को हम लोग यहां पर समाप्त करेंगे, और आने वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग स्टडी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम करेंगे, और उसके बाद में जो बचा हुआ समय होगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स निपटाएंगे। और एक छोटा सा पॉइंट और है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी से बोला। एक काम करते, छोड़ो, कहां अगले लेक्चर का इंतजार करते, खत्म करो आज ही। छोटा सा ही तो पॉइंट है। वैसे भी मेरे पास देखो, मैं क्या ना देख रहा था पेजेस कहीं खत्म नहीं हो जाए चलते चलते। हालांकि पेजेस तो क्या है, बोर्ड है, बोर्ड पे तो और पेजेस बढ़ा लो, उसमें कौन सी दिक्कत है। तो हमारे पास में छोटी सी पॉइंट है बेटा, हेडिंग है, इसे भी खत्म कर लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी। बेसिकली ये टॉपिक जो है वो फ्लूइड से रिलेटेड है, लेकिन हम लोग, मैं यहां पर भी इस टॉपिक को कवर करवाता आया हूं हर साल। इस पर कोई सवाल बन जाए, कोई पता नहीं है, लेकिन हम लोगों को इसको यहां पर पढ़ना है। सो बेसिकली यदि मैं रिलेटिव डेंसिटी वर्ड यूज करता हूं तो ये होता है, रिलेटिव वर्ड जब भी आता है तो हमेशा क्या होता है, एक रेशो की बात करी जाती है। किसकी बात करी जाती है बेटा, एक रेशो की बात करी जाती है। किसकी बात करी जाती है, एक रेशो की बात करी जाती है। अब ये जो रेशो होगा वो किन किन चीजों का रेशो होगा, तो हम लोग कहेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसे हम लोग सिंबल ले रहे हैं सिग्मा से, और ये है आपका रेशो ऑफ सब्सटेंस, रेशो ऑफ सब्सटेंस, या फिर मैं बोलूं मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी अपॉन मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। मास ऑफ बॉडी अपॉन मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर के उतने ही वॉल्यूम का जो मास है, इन दोनों का जो रेशियो आएगा उसे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी कहेंगे, जिसे हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे। हो सकता है कि कई बार इससे रिलेटेड कोई सवाल आ जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है कि हमारे पास में वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपॉन हम लोग यहां पर लिखते हैं लॉस ऑफ, देखो ये अलग अलग तरीके के फॉर्मूले, डायरेक्टली ऐसे लिंक मत करना सर यहां अलग लिख रहा है, यहां अलग, ये अलग अलग तरीके से डिनोट किया गया है। तो उन अलग अलग तरीके को मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम लोग कहेंगे लॉस ऑफ वेट इन वाटर, लॉस ऑफ वेट इन वाटर, ये स्पेसिफिक चीजें हो गई। मान के चलो हमारा जो वेट ऑफ बॉडी है एयर में T1 है और वाटर में T2 है, ठीक है। तो क्या होगा, मैंने बोला, ध्यान सुनिए, मैंने बोला कि वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी इन एयर, मैंने इसे मान लिया T1, और वेट ऑफ बॉडी इन वाटर ये मैंने मान लिया T2। देखो अब रिलेट करने की कोशिश कीजिए, T1 T2 ले रहा हूं, तो T1 T2 इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं टेंशन से रिलेट कर सकूं, और टेंशन को आप फोर्स से रिलेट कर सकते हो, और फोर्स और एक वेट भी एक तरह का फोर्स है, तो वही फ्रीक्वेंसी से रिलेशन वाली चीज आने वाली है। तो मतलब मेरे पास सिग्मा का आंसर आएगा T1 अपॉन T1 माइनस का T2। बोलो यस और नो, क्या इस बात से सब लोग सहमत हैं, यस और नो। तो ये सिग्मा का आंसर आ गया, सिग्मा बराबर T1 अपॉन T1 माइनस T2। सो यहां पर कई बार आपको सिग्मा देके ये सारी चीजें निकलवाई जाती है, तो मैं यहां पर एक रेशो लेता हूं, रेसिप्रोकल। तो बेटा T1 माइनस T2 अपॉन T1 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, थोड़ा सा फटाफट बढ़ो। तो मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन सिग्मा बराबर
1 माइनस T2 अपॉन T1, लेफ्ट राइट एडजस्टमेंट, तो T2 अपॉन T1 बराबर 1 माइनस 1 अपॉन सिग्मा, सो इट इंप्लाइज T2 अपॉन T1 बराबर सिग्मा माइनस 1 अपॉन सिग्मा। ठीक है, यहां तक तो मैं फटाफट पहुंच गया, यस और नो। और इसको उल्टा करके लिख लेता हूं तो मेरे पास आएगा T1 अपॉन T2 बराबर सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस का 1, है ना। फिर से एक बार और रेसिप्रोकल ले लिया। अब मैं बात करता हूं फ्रीक्वेंसी से रिलेट करते हुए, तो ध्यान से सुनना। मतलब फ्रीक्वेंसी से जब मैं रिलेट करता हूं तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन थी, और टी का मतलब है यहां पर टेंशन से, टी का मतलब है यहां पर टेंशन से, और टेंशन एक तरह से आपका फोर्स है, और फोर्स में यदि मैं बात करूं तो वेट इज ऑल्सो अ फोर्स। तो यहां से यदि मैं देखता हूं तो मेरे पास में चीजें कैसे बनेंगी, तो चीजें बनेंगी फ्रीक्वेंसी N1 अपॉन N2 बराबर अंडर द रूट ऑफ T1 अपॉन T2, यस और नो। और T1 अपॉन T2 यदि मैं लिख लेता हूं तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस का 1, यस और नो। ये फ्रीक्वेंसी का स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ में रिलेशन से संबंधित एक क्वेश्चन होगा। यदि दिखा कहीं आपको भूले भटके कहीं दिख जाए तो उसे आप कर पाओ, इसके लिए मैंने इसको यहां पर कवर कर दिया है। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? क्लियर है? ओके, तो 5 मिनट का टॉपिक था, काहे बेमतलब का अगले लेक्चर में खींचो, खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपका प्रॉपरली आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, ऑर्गन पाइप वाले 2 टॉपिक बचे हैं और न्यूमेरिकल्स बचे, और उसी के साथ में आपका चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा। ठीक है, श्योर हैं? सो आज के लिए बेटा बस इतना ही, मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.